हैं, उनके क्या स्ट्रेंथ होती है, कैसे ग्रह उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, स्वराशि होती है। दीप्तादि अवस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा। उच्च का ग्रह 100% फलदायी होता है, मूल त्रिकोण का है ना 80%, स्वराशि का 70% वगैरह वगैरह, उसकी बात करेंगे। जो भारतीय विद्यावन वाले हैं, उनको मैं बोलूंगा कि बहुत चीज़ों में ना इनिशियल लेवल पे कंफ्यूजन होता है। जैसे आपको सिखाया गया है अवस्था में, जो विषम राशि है, ठीक है, 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था होती है, और 6 से 12 उसकी किशोरावस्था होती है, फिर युवावस्था है ना, वृद्धावस्था, और 24 से 26 मृतावस्था, और सम राशियों में उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने। अब इसमें तरुण जी को भी बहुत संदेह, और भी साथियों को रहता है कि अरे 0 से 6 डिग्री का है, बाल्यावस्था का पावर नहीं है। खाली एक चीज कभी नहीं पकड़िएगा, एक चीज कभी भी नहीं पकड़िएगा कि ऐसा है वैसा है। क्यों? चंद्रमा परम उच्च का होता है वृषभ में, वृष राशि टॉरस में, 3 डिग्री का, परम उच्च, सबसे ज्यादा पावरफुल। अब आप कहोगे सर, है ना, ये तो मृतावस्था में हो गया, क्योंकि वो सम राशि में आ गया ना, तो मृतावस्था में आ गया वो 0 से 6 डिग्री तक। मृतावस्था में तो उच्च, उच्च का कैसे है, थोड़ा इसको आपको समझना पड़ेगा ना। कॉन्ट्राडिक्ट है, तो नए लोग इसमें फंस जाते हैं कि बाल्यावस्था है, मृतावस्था में एक तरफ बोल रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि उच्च का हो गया है, ये क्या गजब है ना। गुरु महाराज कर्क राशि में 4 डिग्री पे परम, 5 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे 6 डिग्री तक तो ये मरा हुआ है, ये उच्च का कैसे हो गया, ये क्या करेगा, है ना? इसको समझने की जरूरत है। तो कोई भी चीज को ना एकदम स्टिक होके नहीं पकड़ लेना है आप लोगों को, एकदम इसको वही एक रूल को जंप मार के पकड़ लिए कि नहीं अब ये है, उसको लेके बैठ गए, अब क्या होगा कैसे होगा। थोड़ा सा दिमाग को आपको खुला रखना होगा, एक पॉइंट उसका घटाना होगा, एक पॉइंट इसका देना होगा। योग में बैठा हुआ है, +1 पॉइंट और बढ़ाइए, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, +1 पॉइंट और बढ़ाइए। फाइनली डिडक्ट कीजिए कि कितने प्लस मिले और कितने माइनस मिले, तो निकल के आएगा कि वो प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है ना, ये सब नियम है। ग्रहों की दृष्टि की कल हमने बात करी थी, उदय अस्त आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। ग्रहों की मित्रता, जो नैसर्गिक मित्रता है उसकी, और फिर ग्रहों के कारकत्व, कारकत्व का आप लोग को यहाँ पे जानना चाहिए। ठीक है, मैंने सोचा था वो सबसे लास्ट में रखूंगा। ओप्पो, गीतांजलि जी, प्रेरणा जी, ज्योति, अर्चना जी, नीलम भूषण जी, अंशुल, राहुल भारद्वाज, कामना, सुरेंद्र, सरोज जी, श्रीवास्तव सर, पलाश, विनोद जी, रिया, छवि, रश्मि जी, रक्षा, तरुण जी, और तो काफी सारे साथी फिर भी हो गए, 26 साथी हैं आज, है ना। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, नहीं तो अगर सिर्फ आप लोग रहते ना, तो फिर मैं कुंडली, एक बढ़िया सा कुंडली का एनालिसिस आप लोग के साथ शुरू से आखिरी तक करता, जैसे वो एक दिन किया था, है ना। लेकिन चलो, अभी हम इसको स्क्रीन शेयर कुछ करता हूँ। ये है ग्रहों की उच्च एवं नीच की अवस्था, ठीक है ना। कौन सा ग्रह कहाँ उच्च का होता है, नीच का होता है, आज मैंने ऐसे निकाला है, यहाँ पे नीचे लिख दिया है मैंने। सूर्य मेष राशि में, अभी जल्दी जल्दी करूंगा, भारतीय विद्यावन सब जानते हैं, और जितने भी साथी हैं दूसरे, ठीक है ना, ये कल का जो सेशन था उसको मैं यूट्यूब पे आज अपलोड कर दूंगा, और ये वाले को भी कल या उसके बाद, मतलब जो भी है क्लास खत्म होने के बाद 1-2 दिन में आप लोग को मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके पहले मैं ये बता दूं, जब हम ग्रहों की बात करते हैं ना, तो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ठीक है ना। इसमें शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, तो गुरु और शुक्र हमेशा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। किस हाउस का लॉर्डशिप मिला उसके कारण वो थोड़े से खराब हो सकते हैं, अदरवाइज उनका जो नेचर है वो हमेशा अच्छा करने का है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चंद्रमा अगर बली है, बली का मतलब ये है कि पूर्णिमा के आसपास का है, 2-4 दिन आगे पीछे, ठीक है ना, तो उसको बली मानेंगे। और अमावस का है, अमावस के आसपास का है, 2-4 दिन आगे पीछे, तो उसको कमजोर मानेंगे, वो पापी हो जाता है, मतलब पूर्ण फल नहीं दे पाता है। बुध बच्चा है, जिसके साथ हो गया उसका, उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं, उसका आचरण करने लगता है अच्छे के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ बैठ गया तो अच्छी स्थिति में, शनि मंगल के साथ बैठ गया तो फिर वो उनके साथ बिगड़ जाएगा, है ना।
बोलते हैं ना, घर का बच्चा खराब हो रहा है, इसकी संगत खराब हो रही है, तो बुध वही है, उसकी संगत खराब। इसीलिए वैसे चंद्रमा और बुध नैसर्गिक शुभ हैं, लेकिन उनका, चंद्रमा का वही पक्षबल के हिसाब से उसकी शुभता अशुभता का निर्णय करेंगे। और बुध का शुभ ग्रहों के साथ बैठ गया तो शुभ है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठ गया, अशुभ ग्रह में मंगल को ले लेते हैं, शनि को ले लेते हैं, राहु केतु को भी लेते हैं, सूर्य को भी लेते हैं। सूर्य को अशुभ ग्रह में भी लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह में उसको जरूर लेते हैं, क्योंकि राजा है, तो क्रूएल नहीं होगा तो शासन करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का। जो भी लग्नेश है अपने लिए हमेशा ही शुभ है, कितना भी बदमाश आदमी हो अपने लिए वो अच्छा ही करता है ना, और अच्छा है तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे जब हम शुभ अशुभ की बात करते हैं, तो जैसे सूर्य है, वो हमारे यहाँ पे देख लीजिए मेष राशि एरीज में 10 डिग्री तक उच्च का होता है, परम उच्च अंश। हम ऐसे पूरा ही बोल देते हैं, मेष में है तो उच्च का है, चाहे वो 25 डिग्री का हो, है ना, लेकिन वो 0 से 10 डिग्री तक का उसको उच्च का माना जाता है। उसके बाद उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको बोलते हैं कि उच्च का है। 15 डिग्री तक का है तब भी ठीक है, क्योंकि फिर आप उसको दिक्तादी अवस्था देखेंगे कि युवा है, काफी स्ट्रांग है। और जो ग्रह जहाँ पे उच्च का होता है उसके ठीक सामने 180 डिग्री पे सप्तम भाव में नीच का हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें सूर्य की, सूर्य को लेते हैं एक बार, सन, ठीक है ना, यहाँ पे ये उच्च का हो जाता है। सन जी हमारे यहाँ पे एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं, लेकिन ठीक इसके सामने ये नीच के हो जाएंगे। यहाँ पे इनका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये नीच के हो जाते हैं। तो जो भी प्लेनेट जहाँ पे भी उच्च का होता है उसके ठीक सामने 7th हाउस में वो नीच का हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। नीच का और उच्च का क्या मतलब है? उच्च के ग्रह 100% पावरफुल होते हैं, अगर वो कुंडली में योग कारक हैं, आपके लग्नेश के मित्र हैं, या कोई अच्छे केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, अपनी दशा अंतरदशा में बहुत बेहतर आपके लिए करेंगे। ठीक है ना, हाउस का लॉर्डशिप देखना बहुत जरूरी है। तो ये सूर्य का मैंने बताया, बाकी वो पहले वापस करें। हम्म चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री का उच्च का होता है। वैसे आप अगर देखोगे बाल आदि अवस्था तो उसमें वो मृतावस्था में काउंट काउंट किया जाएगा वृषभ राशि में। ठीक है ना, लेकिन वहां पे वो 3 डिग्री तक, 0 से 3 डिग्री तक उच्च का होता है। ठीक उसके अपोजिट में वृश्चिक राशि 8 नंबर में वो नीच का हो जाएगा। ठीक है ना, उच्च का होने का मतलब पावरफुल, नीच का होने का मतलब है पावरलेस हो जाना, कुछ नहीं है। जब कोई भी ग्रह सूर्य के इतना नजदीक पहुंच जाता है, नहीं सॉरी, वो अस्त का मैं आपको बताने लग गया। नीच का ये है कि इसकी स्टोरी है सारी की सारी, आप लोगों ने जो बुक पढ़ी होगी ना एक, कविता मैडम शायद या कोई पढ़ाया होगा, उसमें सारे प्लैनेट्स की स्टोरी है, तो उससे पता चलता है कि इसको कौन किसका दोस्त कैसे बना, दुश्मन कैसे बना, उच्च का और नीच का किसको कहाँ मिला, तो पूरी स्टोरी वो बुक है। मेरे ख्याल से, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है नाम उस बुक का, है ना। मंगल वैसे ही है, मकर राशि में उच्च का हो जाता है, उसके अगेंस्ट कर्क राशि में नीच का हो जाता है। बुध कन्या राशि वर्गों में, अब इनकी डिग्री भी है, ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना, इनिशियल लेवल पे याद रखें तो बेहतर है। मंगल 28 डिग्री तक देखिए मकर राशि में उच्च का है, बाल्यावस्था में चला गया, है ना। कर्क राशि में वो नीच का है। इसी तरीके से सारा है बुध का, कन्या राशि में उच्च का 15 डिग्री का, और मीन राशि में नीच का 15 डिग्री का। गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री उच्च का है, ठीक है ना, और मकर राशि में नीच का है। शुक्र मीन राशि में उच्च का हो जाता है गुरु की राशि में, और बुध की राशि कन्या राशि में नीच का हो जाता है 27 डिग्री तक, 0 से 27 डिग्री तक वो नीच का काउंट करेंगे। लेकिन हमेशा नीच के ग्रह ना, ऐसा नहीं है कि वो अपना कोई फल नहीं दे पाते हैं। अगर नीच का ग्रह वर्गोत्तम हो गया है तो आपको सारे फल देगा, दुख तकलीफ जरूर देगा, लेकिन अच्छे सारे फल भी देगा। तो वो भी देखना पड़ेगा कि उसका स्टेटस नवमांश कुंडली में क्या रहा। ठीक है ना, अगर उच्च का हो गया तो नीचता भंग हो गई, फिर बहुत बेहतर हो गया। इन जनरल मैंने बताया है कि 70-80% केस तक वो नीच भंग राजयोग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बन जाता है।
शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च का, और उसके अपोजिट मेष राशि में नीच का। ठीक है ना। तो ये उच्च नीच का है, इसको जानना जरूरी है। और क्योंकि जब आप फलित करते हैं तब उस समय बहुत काम आता है ग्रहों का स्टेटस, क्योंकि सारी कहानी तो ग्रहों की होती है। ये ग्रह उच्च का है, ये ग्रह मित्र राशि में बैठा हुआ है, ये योग बना के बैठा हुआ है ना, नवमांश में भी योग कारक हो गया है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। मूल त्रिकोण राशि होती है, सेकंड कैटेगरी होती है ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि। इसमें 80 to 85% ग्रह का स्ट्रेंथ रहता है आपके लिए बेहतर करने का। उच्च का हो गया तो फिर तो राजा है, वो कुछ भी करे, है ना, उसके पास पूरा पावर होता है। जब उसकी दशा अंतर दशा चलेगी तो आपके लिए बेहतर करेगा। इन जनरल नियम है। लग्नेश केंद्र त्रिकोण के स्वामी दशमेश और उच्च के ग्रहों की दशाएं शुभ फलदायक होती हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां भी होती हैं। सूर्य का खुद का जो राशि है, लगभग लगभग चंद्रमा को छोड़ के सब ग्रहों की खुद की राशि ही उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। सूर्य का सिंह लियो अपना 5 नंबर, 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण, 20 से 30 डिग्री स्वराशि, खुद का ही घर है तो हम बोल देते हैं स्वराशि का। अगर मूल त्रिकोण याद नहीं रहे, फिर भी अगर अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर को देख रहा है, स्वराशि में अपने घर में एस्टेब्लिश्ड है, तो वो स्ट्रांग है और घर भी स्ट्रांग है। घर का मालिक अगर घर में बैठा हुआ है तो घर की देखभाल अच्छे से होती है। चंद्रमा शुक्र की राशि में, वृष राशि में 3 डिग्री तक तो उच्च का है, और 3 से 30 डिग्री तक, बाकी का 27 डिग्री वो मूल त्रिकोण में हो जाता है टॉरस में। सिर्फ चंद्रमा ही है कि किसी दूसरे ग्रह की राशि में मूल त्रिकोण का है, बाकी सब अपने अपने राशियों में। मंगल मेष राशि में, क्योंकि इसकी दूसरी राशि है 8 नंबर, वहां पे इसने पीछे किसी ग्रह को दे दिया था, हम उच्च नीचे जब कर रहे थे। ठीक है ना। ये देखिए स्कॉर्पियो, चंद्रमा वहां पे नीच का हो रहा था। तो जो राशि बची है वो लेगा। मंगल 1 नंबर पे आ गया, 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण है, उसके आगे इसकी स्वराशि है। ठीक है। बुध इन जनरल अगर मूल त्रिकोण नहीं भी याद है तो स्वराशि याद है तो बेहतर स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं। आप बता पाओगे कि ग्रह अपने घर में है तो बली है, उसकी दशा चलेगी तो आपके लिए ठीक करेगा, अगर वो केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड है और राजयोग धन योग में है तो। अगर ये याद रहे तो और बेहतर स्थिति है। अ- अच्छा बताने के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो याद रखना पड़ेगा ये, है ना। बुध कन्या राशि में 15 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का है, और फिर 20 से 30 डिग्री तक वो, क्योंकि 0 से 15 तक उच्च का है, 15 से 20 तक उसी राशि में वो मूल त्रिकोण का है, और 20 से 30 तक उसकी स्वराशि है। अपनी एक एक राशि इनकी और है, सूर्य चंद्रमा को छोड़ के। आप लोगों को पता होगा, कल हमने इस पे बात करी थी। गुरु धनु राशि में, इसकी दो राशि है धनु और मीन। अपनी राशि धनु में सेजिटेरियस में ये मूल त्रिकोण राशि में रहता है 10 डिग्री तक, उसके बाद ये स्वराशि का हो जाता है 20 से 30 डिग्री। वीनस शुक्र जो है तुला राशि खुद की, उसमें 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि, और उसके बाद इसकी 15 से 30 स्वराशि, और प्लस वृषभ टॉरस 0 से 30 डिग्री तक स्वराशि है। शनि का एक्वेरियस कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है 20 डिग्री तक, उसके बाद स्वराशि। और कैप्रिकॉर्न मकर राशि इसकी खुद की राशि जो है। ठीक है ना। तो दो दो राशियां होती है, एक राशि इनकी मूल त्रिकोण है, एक स्वराशि है। ये क्या है, इसको इसका क्या मतलब है ये बताने का, कि मूल त्रिकोण क्यों बताया जा रहा है जब स्वराशि और मूल त्रिकोण एक है। तो अब इसको इस तरीके से समझिए, जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, और जो भी प्लैनेट दो हाउसेस के दो राशियों के स्वामी हैं, और उनकी दशा चल रही है, तो उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है उसका फल वो ज्यादा देंगे बनिस्पत स्वराशि के। स्वराशि का जैसे 45% वो अ, फलित करेंगे, तो अगर मूल त्रिकोण राशि है 55 to 60% वो उस हाउस का फलित करेंगे, मूल त्रिकोण का। इसीलिए ये मूल त्रिकोण राशि के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। याद रहेगा होपफुली आपको। तो मूल त्रिकोण राशि देखने का यही है कि जब भी शनि कई बार अष्टमेश और नवमेश दोनों हो जाता है, तभी क्या करें, तो मूल त्रिकोण राशि उसकी नवम भाव में चली जाएगी, अगर वो अष्टमेश भी और नवमेश भी है तो, है ना। तो भाग्येश के रूप में वो थोड़ा अच्छा करेगा। हालांकि वो अष्टमेश होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है शनि, है ना, और कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो दीर्घायु योग भी है। एक ही नियम अलग सा है उसके लिए। ग्रहों की अवस्था दीप्तादि अवस्था, उच्च नीच हमने कर लिया ना, और मूल त्रिकोण उसकी दीप्तादि अवस्था आ जाती है। ग्रहों की अवस्थाएं कैसे जाने, कि जो कुंडली में जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है
वो आपके लिए क्या करेगा। तो उसके लिए ग्रहों की अवस्थाओं का वर्णन किया है पराशर ऋषि ने। दीप्त अवस्था, दीप्तादि अवस्था। जो ग्रह उच्च के होते हैं, उच्च राशि में बैठे हुए होते हैं, वो पूर्ण शक्तिशाली होते हैं और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होते हैं। तो बहुत बेहतर करेंगे आपके लिए। अगर नाइन्थ और टेंथ हाउस के लॉर्ड लग्नेश उच्च का हो गया तो उसे बहुत बेहतर स्थिति है। दूसरा है सुखित अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। उच्च के नहीं है लेकिन मूल त्रिकोण राशि में है, तो वहां पे भी 80 to 85% उनका स्ट्रेंथ है। इसका मतलब वो वहां पे भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। अगर कुंडली के केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, अगर योग में है तो आप ऐड ऑन करते जाइए कि 80% तो इसकी खुद की स्ट्रेंथ है। इसी त्रिकोण के स्वामी के साथ इन्वॉल्वमेंट इसका और हो गया तो और बढ़ जाएगा। केंद्र त्रिकोण में हो गया प्लस और कर दीजिए, उसमें और बढ़ जाएगा, बेहतर करेगा। नवमांश में भी उसका स्टेटस अच्छा दिख रहा है तो और बेहतर करेगा, है ना। तो और बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा, डिपेंड करता है कि हम बाकी सबके साथ वो क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है। स्वराशि में हो यानी कि अपने ही घर में हो। अपने घर में सब बिंदास होते हैं, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, अपने घर में एट ईज कूल रहते हैं। चाहे एसी चल रहा है, चाहे पंखा चल रहा है, चाहे पसीना टपक रहा है, हम अपने घर में बैठे हुए हैं मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में ग्रह 70% शक्तिशाली होता है, अपना अच्छा फल देने में सक्षम होता है। मित्र की राशि में मुदित, खुश हैं। अपने मित्र के आप घर जाते हैं, है ना, क्योंकि आपके साथ उसकी अच्छी मित्रता है, दिल मिला हुआ है, तो आप जाते हैं, अच्छा लगता है। तो 60%, थोड़ा तो मित्र टॉर्चर भी कई बार करता है ना है ना। लेकिन मित्र की राशि में तो खुश, खुशी की बात है, अच्छी बात है, वहां पे उसका स्ट्रेंथ अच्छा है। शुभ ग्रह के साथ है, इन सब ऊपर वाले किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं है, लेकिन किसी शुभ ग्रह के साथ है, गुरु के साथ है, शुक्र के साथ है, मतलब शुभ ग्रह है, इसका मतलब वो उसको टॉर्चर नहीं करेगा। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, अच्छा इंसान है आपका, न दोस्त है न दुश्मन है। उसके साथ अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको टॉर्चर नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। शक्त, अब पीड़ा की संभावना, अस्त होने जा रहा है। अभी अस्त हुआ नहीं है, अस्त होने जा रहा है। तो जब कोई भी प्लेनेट सूर्य के इतना नजदीक पहुंच जाता है कि पृथ्वी से दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा है कि सूरज के आगे कुछ दिखता नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्लेनेट अस्त हो गया। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि उसका जो पावर था वो खत्म हो गया, लेकिन सूर्य के सामने उसका कुछ पावर दिख नहीं रहा है। पावर सब है उसके पास, लेकिन उसके शैडो में आ गया सूर्य के, तो इसलिए उसकी कहानी खुद ही खत्म हो गई, ठीक है ना। अस्त होने जा रहा है लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ा पावर रहता है, 40% है। पीड़ित, अस्त हो गया पूरा, अब उसकी कहानी खत्म है, फिर भी उसमें जान है क्योंकि उसका खुद तो पावर है ना। अब उसमें बुध को देखिए, लगभग लगभग 70-80% टाइम वो सूरज महाराज के साथ ही भ्रमण करता है। या तो वो सूरज के साथ रहेगा या एक घर आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा का उसका रेंज नहीं है ना। तो मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि सूरज भी एक राशि में 30 दिन तक रहता है, बुध भी एक राशि में लगभग 30 दिन तक रहता है, तो ये लगभग लगभग साथ साथ ही रहते हैं। एक राशि आगे पीछे वक्री वक्री हो जाता है उसके कारण हो जाता है, अदरवाइज एक ही है इनका। दीन, नीच राशि में चले गए। अस्त से ज्यादा खराब स्थिति बताया है पराशर ऋषि ने। अस्त में तो 25% स्ट्रेंथ है, लेकिन नीच राशि में चला गया तो उसकी स्थिति खराब हो गई 20%। लेकिन मैंने तो अपने अनुभव में ये देखा है कि 90% केस में नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, आपके लिए बेहतर करता है। 10% में ही मैंने देखा है कि वो बेचारा कुछ नहीं, नीच का नीच ही रह गया। विकल्प, अशुभ ग्रह के साथ युति करे, उसकी स्थिति और खराब है। नीच का है, चलो कोने में बैठा हुआ है, कोई उसको टॉर्चर नहीं कर रहा है, लेकिन अशुभ ग्रह के साथ कहीं बैठा हुआ है गलत जगह पे, 6 8 12 में बैठ गया और पीड़ित करने वाले ग्रह हैं, मंगल है, उसको वहाँ है ना टॉर्चर कर रहा है, तो वहाँ और मुश्किल स्थिति है। तब उसका पावर, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है वहाँ पे, तो उसके पास पावर नहीं रहती कि कुछ करे। और हल, ग्रह युद्ध में हारा हुआ। ग्रह युद्ध में हारने का मतलब क्या है, दो प्लेनेट के बीच में, दो प्लेनेट की जो डिग्री होती है दोनों के बीच में 1 डिग्री से कम का अंतर हो। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेनेट है शुक्र, 15 डिग्री का, बुध 14 डिग्री 5 मिनट का, तो 1 डिग्री से कम का अंतर हो गया, 14 डिग्री 30 मिनट मान लीजिए, है ना। तो ग्रह युद्ध में हो गया। तो उसमें ये है लेकिन कि जिसकी डिग्री कम है वही जीतता है, तो यहाँ पे 14 डिग्री वाला
जीतेगा बुध, लेकिन मंगल नहीं हारता है। मंगल सिर्फ अस्त हो सकता है सूर्य से, और किसी से नहीं हारता है। राजा के पास तो सबको डाउन होना होगा, ठीक है ना। ये देखिए बाल्यावस्था, ग्रहों की अवस्था। 1 3 5 7 9 11 राशियां हैं। 1 नंबर मेष राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 7 नंबर तुला राशि, 9 नंबर धनु और 11 नंबर कुंभ, ठीक है ना। विषम राशियां ऐसे याद रखिएगा। विषम राशियों में, क्योंकि राशि का तो मैंने बोला लिखा नहीं रहता है, यही 1 2 3 4 लिखा रहेगा। तो विषम राशियों में 0 से 3 डिग्री तक बाल्यावस्था होती है, बचपना है ना। बच्चा कितना, कुछ नहीं, राजा का बच्चा भी है तो क्या है, स्टेटस है, लेकिन स्ट्रांग नहीं है ना। 6 से 12 डिग्री का हो किशोर अवस्था का, ठीक है, थोड़ा सा उसके पास पावर आ जाता है। 12 से 18 डिग्री पूरा युवा अवस्था, पूर्ण बली, अब हम ही सब कुछ करेंगे, किसी से कुछ नहीं हुआ है ना। 18 से 24 डिग्री वृद्धावस्था, बूढ़ा हो गया, अभी क्या ही करेगा। और 24 से 30 डिग्री में उसको मृतावस्था में मान लेते हैं कि अब उसके पास कोई पावर नहीं बची। ग्रहों की अवस्था बता रहे हैं। अभी हमने उच्च नीचे में पढ़ा था, है ना, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि मृतावस्था और बाल्यावस्था में कोई ग्रह उच्च का हो जाता है। और विषम सम राशियों के जो स्वामी हैं, है ना, उसकी बाल्यावस्था है 24 से 30 डिग्री तक, अगर है उल्टा चलता है वो। इतना आप लोगों को पता होगा, जो नए लोग हैं आप इसको थोड़ा सा ना अच्छे से समझिएगा। 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। बचपन, किशोर, युवावस्था जब प्लेनेट का बहुत स्ट्रेंथ होता है, वृद्धावस्था जब वो थोड़ा सा उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मृत्यावस्था मतलब अब वो किसी के लायक नहीं है, आपका कोई भी हेल्प आउट नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं इन जनरल, जब हम फलित करते हैं तो, ठीक है ना। जैसे बड़े ग्रह हैं वृद्धावस्था, जैसे गुरु हैं, गुरु महाराज। गुरु की पदवी हम किसको देते हैं, जो हमसे उम्र में बड़ा है, जो एक्सपीरियंस में बड़ा है ना। तो वृद्धावस्था में ही जाके लगभग लगभग मिलती है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझिए। तो ये सम राशि के स्वामी का ये हाल है, ग्रहों की अवस्था है, और विषम राशि के स्वामियों का उधर से चलता है, ठीक है ना। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नए लोग साथियों को तो भारतीय विद्यावन वालों को पता है, थोड़ा मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूँ आज क्योंकि काफ़ी कुछ बचा हुआ है। ग्रहों की दृष्टि हमने कर ली थी, है ना। ग्रहों की दृष्टि कल हमने कर ली थी, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 3 ग्रह विशेष दृष्टि वाले हैं। गुरु महाराज, 3 दृष्टियां हैं। एक तो सप्तम दृष्टि सबकी है, सब प्लेनेट को देख रहे हैं ये, है ना। सारे के सारे ग्रहों की एक तो सेवेंथ दृष्टि है। उसके बाद 3 प्लेनेट जो हैं उनकी स्पेशल दृष्टि है। मंगल की चौथी आठवीं, गुरु की पंचम और नवम दृष्टि स्पेशल दृष्टि है, और शनि महाराज की तीसरी और 10वीं दृष्टि, ये स्पेशल दृष्टि है। कल भी हमने किया था, इसलिए इसको अभी यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, है ना। कल हमने इसको अच्छे से समझा था। उदय और अस्त, अस्त हो जाने का मतलब अभी हमने ऊपर में पढ़ा, ग्रह अस्त हो गया तो उसकी स्थिति, है ना, 25% रह जाती है, उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं कि अब हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योग में बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, उस पर अपवाद है, क्योंकि वो हमेशा उस सूरज के साथ ही टहल रहा है, उसका बेटा माना जाता है, राजकुमार है ना। तो उसको अस्त का दोष नहीं लगता है। बल्कि जितना वो बुध के और सूर्य जितना डिग्री में करीब हो जाए, जो बुधादित्य योग है ना, उतना ज़्यादा वो पावरफुल माना जाता है कि बुद्धि को राजा का आशीर्वाद मिल गया, है ना। तब वो ज़्यादा अच्छा करेगा, मतलब राजा ने उसकी बुद्धि को कैप्चर कर लिया है, तो रूल करेगा बढ़िया से, ऐसे समझे। वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो बहुत सारे साथी नए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होगा, होपफुली मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाकी जो जितने भी पुराने साथी हैं, जो भारतीय विद्यावन वाले हैं, उन लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। ग्रह अस्त कब कब होते हैं, चंद्रमा
डिग्री दे रखा है, सूर्य से जब 12 डिग्री के अंतर में आ जाए तो वो अस्त हो जाता है, वहां माना जाता है कि उसकी शुरुआत हो गई अस्त होने की, ठीक है ना। और जब 12 डिग्री के बाहर भाग जाता है तो फिर वहां से वो बाहर निकल जाता है, तो वो फिर से उसका उदय हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं अमावस्या हो गया सूर्य से, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा 12 डिग्री के अंतर पे होते हैं, तो वो दिन का निर्माण होता है, चंद्र दिन जो होता है, एक जो हम बोलते हैं दिवस हो गया। तो चंद्रमा जब वहां जाता है तो अमावस का हो जाता है, दिखता ही नहीं है, वही बोलते हैं कि सूरज के इतना नजदीक चला गया कि उसकी अपनी रोशनी गुम हो गई, है ना। मंगल 17 डिग्री पे मार्गी में, वक्री में नहीं होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी से दूसरी तरफ के ग्रह हैं मंगल, गुरु और शनि, जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर हैं, बाह्य ग्रह जिसको बोला जाता है, वो वक्री गति में अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य से बहुत आगे निकल चुके होते हैं, जब उसके पास होंगे तभी वो अस्त होते हैं। तो चंद्रमा कभी वक्र गति का होता नहीं, हमेशा मार्गी रहता है, चंद्रमा कभी वक्री नहीं है, ठीक है ना। मंगल, गुरु और शनि जब वक्री होते हैं तब वक्री जब सूर्य से 5वीं से 8वीं कक्षा में होते हैं तब जाके वो वक्री होते हैं, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, अगर याद हो तो, है ना। बाकी बचे बुध और शुक्र। बुध एक घर आगे पीछे जा सकता है और शुक्र मैक्सिमम 2 घर सूर्य से आगे पीछे जा सकता है ना। तो ये लोग वक्री होने में भी अस्त हो जाते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो ये इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, चंद्रमा 12 डिग्री के अंतर में आ गया तो अस्त हो जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर जब आप यूज करेंगे ना, उसमें सब कुछ लिख के आता है कि ये अस्त है, ये वक्री है, तो ये बाल्यावस्था का है, तो मृतावस्था का है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा मत देखिए। अस्त वस्त जरूर देख सकते हैं, बाल्यावस्था पे बहुत ज्यादा गौर नहीं कीजिएगा, है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बुध 14 डिग्री, वक्री गति में 12 डिग्री, शुक्र है 10 और 8, बाकी इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्थाई मैत्री चक्र, ये एक जरूरी चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है ना। ग्रहों का स्थाई मैत्री, इसको सबको, जितने भी साथी हैं, हमेशा आपको याद करके रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रहों का दशा का विचार करते हैं, महादशा नाथ, अंतरदशा नाथ, उस समय ये बहुत मेजरली काम आता है। सारी चीजें जो हमने देखी कि उच्च के हैं कि नीच के हैं कि मूल त्रिकोण राशि के हैं कि स्वराशि के हैं, और कल जो हमने देखा था किस भाव के स्वामी हैं, केंद्र के हैं कि त्रिकोण के हैं, है ना। दो दोस्तों की दशा अंतरदशा चल रही है, दोनों लग्नेश के मित्र हैं, तो वाह वाह क्या बात है, बहुत बेहतर स्थिति है ना। ये भी देखना पड़ेगा। तो सूर्य के मित्र कौन कौन से होते हैं, वैसे तो इनका एक फार्मूला है, आप लोगों को पढ़ाया होगा कि जिस भी राशि का ये अस्थाई मैत्री चक्र बनाना है, उसका मूल त्रिकोण राशि को आप लगन में रख दीजिए, ठीक है ना। और वहां से काउंट करते हैं कि कौन कौन हाउसेस है, उसके लॉर्ड आपके मित्र होंगे, कौन कौन हाउसेस के लॉर्ड आपके जो शत्रु होंगे। तो कोई एक मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है, तो न्यूट्रल हो जाता है, सम हो जाता है, जैसे बुध है वो सम हो गया। सूर्य को अगर रखते हैं तो, लेकिन उस पर नहीं जाइए, इसको सीधे याद कीजिए कि सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं। अगर हम सीधा सीधी मोटा मोटी अगर इसको 2 भाग में डिवाइड करें, तो सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं, बुध शुक्र शनि आपस में मित्र हैं, ठीक है ना। राहु केतु को भी बहुत लोग दोस्ती दुश्मनी बताते हैं, लेकिन हमारे भारतीय विद्यावन में नहीं बताया गया है ना, क्योंकि राहु केतु की न कोई राशि है, न उनका सिर पैर है, तो इसलिए उनकी दृष्टि भी हम नहीं मानते हैं। उच्च नीच का भी विचार नहीं करते हैं, हालांकि बहुत लोग करते हैं, वृषभ राशि और मिथुन राशि में उसको उच्च का बनाते हैं राहु को, है ना, और केतु को उसके अपोजिट में। लेकिन हमारे यहाँ नहीं मानते हैं, राव साहब नहीं मानते, तो हम भी नहीं मानते हैं, ठीक है। बाकी किताब आप पढ़ें, बहुत सारे जो बुक्स हैं उसमें पढ़ें, और जब खुद एक्सपीरियंस करें। मैंने तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं उसके बिना ही बहुत बढ़िया फलित कर रहा हूँ, न राहु केतु की दृष्टि, न राहु केतु को उच्च केतु का लेता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सही है। राव साहब ने जैसा सिखाया है उसको फॉलो करते रहिए, सबसे बेहतर है ना। तो ये सूर्य मोटा मोटा 2 पार्ट में अगर हमने बांटा कि 2 ग्रुप बनाएंगे, तो सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं, बुध शुक्र और शनि मित्र हैं, और ये दोनों टीम हैं, 2 टीम आपस में एक दूसरे के लगभग लगभग शत्रु हैं। लेकिन और सूक्ष्म रूप से आप जाएंगे, और जो कि जाना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका, ये करना ही पड़ेगा।
सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं, किस किस को अपना मित्र मानता है वो? चंद्रमा को, मंगल को सेनापति है वो सूर्य के साथ रहेगा, चंद्रमा तो रानी है, और गुरु को जो उसके सलाहकार हैं। तो ये तीनों उसके मित्र हैं। शत्रु किसको मानता है? शुक्र को और शनि को। शनि उनका बेटे हैं, शुक्र, सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं संबंध है, और इन दोनों के आपस में बनती नहीं है। जब भी कुंडली में सूर्य शनि अगर साथ हो जाए किसी की कुंडली में, तो पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद इतने ज्यादा रहते हैं कि उनके आपस में बनती नहीं है, कम बातचीत होती है। आज के डेट में क्या है, पढ़ने बाहर चला गया, है ना, इमोशनल लगाव खत्म हो गया, बचपन से ही बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, वहीं हॉस्टल से पढ़ते पढ़ते वो 10+2 किया, फिर और कहीं आगे पढ़ने चला गया, फिर वो बाहर ही बाहर रह गया, तो उसका इमोशंस कभी ना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो पाया, वो भी एक दिक्कत है। तो वो हमारी अपनी करनी का परिणाम है। बाकी अगर प्लेनेट में ये पोजीशन है कि सूर्य और शनि किसी भी तरीके से आपस में एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं, साथ बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे को दृष्टि संबंध दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिता पुत्र के मध्य संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे को न समझ पाएंगे, न अपनी बात समझा पाएंगे। पहला। दूसरा क्या है, अगर आप जॉब वाले हैं, काम कर रहे हैं, तो आपकी अपने उच्च अधिकारियों से, आपके जो बॉस हैं, है ना, उनके साथ हमेशा खटपट रहेगी। आपको लगेगा कि ये इतने लायक नहीं है, मेरे सिर पे बैठे हुए हैं ना, असंतुष्ट रहोगे आप, और उसमें कभी कुछ बोल दोगे तो वो भी एक दिक्कत है। ये दो चीज होती है सूर्य शनि के संबंध होने से, है ना, ध्रुव के कारण। अब सूर्य शनि साथ बैठ जाएं एक बार, दोनों में ज्यादा पीड़ित कौन होता है? ज्यादा पीड़ित सूर्य होता है। पिता पुत्र की लड़ाई में ना पिता की ही हार होती है, क्योंकि उसका इमोशन ज्यादा होता है, बचपन से गोद में लेके घुमा है ना। बच्चे का नहीं होता है उतना ज्यादा। बुध को वो सम मानता है सूर्य, ठीक है ना। चंद्रमा, अब जैसे मैंने बोला था ना, सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु आपस में मित्र हैं, तो चंद्रमा देखिए किस किस को, सूर्य को अपना मित्र मानता है, बुध को भी अपना मित्र मान रहा है, क्योंकि बुध जो है चंद्रमा का बच्चा है, चंद्रमा का बच्चा है। जैसे चंद्र महाराज जो गए, गुरु जी के पास गए थे विद्या ग्रहण करने के लिए, तो उनकी पत्नी के साथ इनके रिलेशनशिप डेवलप हो गए, फिर ये लेके भागे, और शुक्र महाराज ने इनको शरण दी वहां पे, शुक्राचार्य ने, है ना। वहां पे चंद्रमा और गुरु महाराज की पत्नी से, इन दोनों के संयोग से बच्चा हुआ, वो बुध कहलाया, ठीक है। बाद में गुरु महाराज ने सब देवताओं को गुहार लगाई, तो सब ने बीच बिचाव करा के उनकी पत्नी को वापस दिया, बुध भी उनको गिफ्ट में मिला साथ में, है ना। तो इसीलिए गुरु महाराज बुध को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना दोस्त मानता है, सूर्य और बुध को। शत्रु चंद्रमा किसी को नहीं मानता है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, यानी कि सब उसके लिए सम है। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि सम है। अब सम का मतलब क्या है, कि ना अच्छा है ना बुरा है। हाउस के लॉर्डशिप कहाँ मिली, राजयोग धन योग में इन्वॉल्व हो गए, तो वहां पे वो चंद्रमा के लिए अच्छा कर देंगे, अगर चंद्रमा कर्क लगन की कुंडली या कुछ और है तो। चंद्रमा सम है मंगल के लिए, मंगल और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो ये धन योग है, बहुत बढ़िया चंद्र मंगल योग, है ना। ये भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मंगल, सूर्य, क्यों मंगल सेनापति है, सूर्य राजा, तो सेनापति हमेशा राजा के साथ रहेगा। चंद्रमा को रानी का पद भी दिया गया है, तो राजा रानी के साथ रहेगा। और गुरु जो है हमारे सलाहकार हैं सूर्य के, ठीक है ना। मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि बुध तो बच्चा है, हमेशा राजा के पास घूमता रहता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि मैं बॉडी गार्ड हूँ, मैं यहाँ इनकी देखभाल कर रहा हूँ ये बीच में, तो इसलिए उसको पसंद नहीं करता है, तो उसको अपना शत्रु मानता है बुध को, है ना। शुक्र शनि को सम मानता है, कि मंगल सोचता है कि मेरे बराबर का टक्कर का कोई है नहीं, मेरा क्या ही शत्रु होगा, है ना। तो शुक्र शनि जिसको शत्रु मानना चाहिए उसको मानता नहीं है एक्चुअली। तो ये याद रखने का है कि सूर्य का चंद्र मंगल गुरु मित्र हो गया, शुक्र शनि शत्रु, बुध सम, चंद्रमा का सूर्य और बुध मित्र हैं, शत्रु कोई नहीं है, बाकी चारों प्लेनेट उसके सम हो गए। मंगल का सूर्य चंद्रमा गुरु, ठीक है ना, वही आ गया ऊपर वाला। मंगल के सूर्य चंद्रमा गुरु मित्र हैं, बुध को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि वो राजा सूर्य के साथ हमेशा रहता है, तो शायद उसको मंगल को दिक्कत होती होगी, बॉडीगार्ड है ना, इसलिए शुक्र शनि को सम मानता है। बुध जो है
सूर्य के हमेशा साथ रहता है। अच्छा, सूर्य बुध को सब मान रहे हैं, लेकिन बुध है सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, ठीक है ना, घूमता रहता है। शुक्र को भी अपना मित्र मान रहे हैं, क्योंकि वहीं पे उनकी माँ को शरण मिला था शायद, इसीलिए। चंद्रमा को शत्रु मानता है, क्योंकि चंद्रमा के कारण उसकी फजीयत है ना देवलोक में, है ना। और मंगल गुरु शनि को सम मानता है, ठीक है ना। गुरु सूर्य को, गुरु क्योंकि राजगुरु हैं, सूर्य को, चंद्रमा को और मंगल को। जैसे मैंने पहले बताया, सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं, तो लगभग लगभग दो हम खेमा बनाए तो उसमें यही आ रहा है। गुरु जो है सूर्य चंद्र मंगल। अगर नहीं याद हो तो ये दो चीज का मोटा मोटा अंदाज लगा लीजिए, तब भी पता चल जाएगा कौन किसका दोस्त है ना, जब आप कुंडली का विश्लेषण करें। लेकिन मेरी राय यही है कि आप इसको बाय हार्ट याद करें हमेशा हमेशा के लिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, बढ़िया प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, तो बेसिक्स पे जितना ज़्यादा आपका कमांड हो उतना बेहतर और अच्छा आपका प्रिडिक्शन होगा। मेरी बेसिक्स पे हमेशा बहुत ज़्यादा कमांड है, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाते रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स बेसिक्स को भूल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पढ़ाते रहा हूँ, इसलिए मेरा बेसिक्स मुझे टिप्स पे याद रहता है। तो बेसिक्स को हमेशा पकड़ के चलिए, आपका प्रिडिक्शन डिरेल नहीं होगा, कभी गलत होने की संभावनाएं कम रहेंगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एकदम साफ खत्म हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाती है। तो ये सब चीज़ आपको, जो 6 महीने आप लोगों ने पढ़ा है ना भारतीय विद्यान वालों ने, सारा एस्ट्रोलॉजी वही है बेसिकली। उसको घोट के पी जाइए। आगे आपके टीचर्स बताएंगे कि यही था एस्ट्रोलॉजी जो 6 महीने पढ़ी। अब तो उसके आधार पे हम फलित करना सिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो गुरु का सूर्य चंद्र मंगल, शत्रु किसको मानता है? बुध को और शुक्र को। क्यों? क्योंकि शुक्र ने इनकी पत्नी को पनाह दिया था, और बुध तो फिर चंद्रमा का बच्चा है, इसीलिए। शनि को वो सम मानते हैं गुरु महाराज, है ना। शुक्र जो है, बुध और शनि को, बुध शनि शुक्र आपस में मित्र हैं, पहले मैंने बताया, नीचे भी आप वही देख लेंगे। शुक्र जो है बुध और शनि को मित्र मानते हैं, सूर्य चंद्रमा को शत्रु, मंगल गुरु को शम। लास्ट हमारे शनि है, बुध शुक्र को मित्र, सूर्य चंद्र मंगल को शत्रु और गुरु को सम मानते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? उच्च नीच, ठीक है ना, ये याद रखने का है हमेशा आप लोगों को, कहाँ पे उच्च का है कहाँ पे नीच का है। मूल त्रिकोण राशि याद रखने का इसीलिए है कि जब सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सब ग्रह की दो दो राशियां होती हैं, तो मूल त्रिकोण राशि जो उसकी है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और जब उसकी दशा अंतर दशा चलेगी 40 to 45% वो जो है रिजल्ट अपने स्वराशि का देगा, और 60% के आसपास मूल त्रिकोण राशि का देगा, ठीक है ना। तो वो जहाँ बैठा हुआ है वो आपको देखना होगा, उससे रिलेटेड उसको मिलेगा। इसलिए मूल त्रिकोण राशि आपको याद रखें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए। ग्रहों की अवस्थाएं, ये होपफुली आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी। ये सब आज का जो है ना सारा याद रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है किसी भी तरीके का, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो। ग्रहों की अवस्था याद रख सकते हैं, भूल भी गए तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, चल जाएगा, है ना। दृष्टि क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, दो चार कुंडली देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा याद रखें, अस्त का, कहाँ कहाँ अस्त होता है, कब तक अस्त होता है ना, ये याद रखना ज़रूरी है। उससे आपको फाइन ट्यूनिंग करने में मदद मिलेगी कि वो प्लेनेट क्या कर पाएगा आपके लिए। जन्म कुंडली में देख के नवमांश कुंडली में जरूर उसको देखें कि अपग्रेड तो नहीं हो गया वो। हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं करेगा, वहां पता चला छक्का मार रहा है ना। ये हमेशा याद रखने की जरूरत है। इसके बाद हम कारक का करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मैं इसको विराम देता हूँ, और आप लोगों से अभी पॉज करता हूँ इसको, है ना। पॉज नहीं करता हूँ, इसको बंद कर दूँ, शेयर, स्टॉप शेयर करता हूँ। अब थोड़ा आप लोग से बात करता हूँ, है ना। बोलते बोलते ना गला सूख जाता है, थोड़ा पानी वानी भी पी लूँ, तब तक आप लोग बताएं अभी तक जो भी आज सीखा। अब आप लोग के बोलने की बारी है ना।
जी, अनम्यूट कीजिए कोई साथी, अब बात करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। गला बैठ गया ना बोलते बोलते, सारा दिन तो बोलने का ही काम है। बताइए छवि जी। सर, जो आपने ये बालादि अवस्थाएं बताई हैं, हाँ। तो इसमें जो विषम राशि और सम राशि हम्म। में उपस्थित ग्रह होंगे या फिर उनके स्वामी होंगे? 1 मिनट में देख लेता हूँ। कहाँ गया अपना, ये रहा। उच्च नीच। बालादि अवस्था। हम्म। ये है ना, जिस राशि में जी। बैठा हुआ है, ठीक है ना, ग्रह जो अगर, मतलब ग्रह जिस राशि में उपस्थित है वो है, या फिर ग्रहों के स्वामी? ग्रह जिस राशि में उपस्थित है, अगर वो मेष राशि में है, जी यहाँ दो कैटेगरी है, विषम राशि और सम राशि, ठीक है ना। जी जी जी। तो ग्रह अगर विषम राशि में बैठा हुआ है, 1 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, 7 नंबर में, 9 नंबर और 11 नंबर में, विषम राशियों में, अगर वो 0 से 6 डिग्री का है तो वो बाल्यावस्था का है, ठीक है ना। जी। 6 से 12 एक्चुअली डिग्री अभी जब आपने पहले बोला ना, तो आपने उनके स्वामी बोला था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई अच्छा थी। अच्छा, ठीक है, कई बार फ्लो में हाँ ना जी, स्लिप ऑफ ऐसा हो टंग हो जाता है। सकता है। ये याद जी। रखिए कि ग्रह उस राशि में, विषम राशियों में उपस्थित। और जी। सम राशि, दो कैटेगरी आप बनाइए सिंपली, क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा, 1 3 5 7, दो दो कैटेगरी सिंपल, विषम राशि, सम राशि, ठीक है ना। थैंक यू सर। 1 3 5 7 9 11 में ग्रह अगर 0 से 6 डिग्री का है तो उसको बाल्यावस्था में बोलेंगे, ठीक है। 6 से 12 है तो किशोरावस्था में, 12 से 18 डिग्री का, 6 6 डिग्री का बनाया हुआ है तो युवावस्था में, 18 से 24 वृद्धावस्था, उसके बाद वो मृतावस्था, ठीक है ना। अगर वही प्लेनेट सम राशियों में बैठा हुआ है, 2 4 6 8 10 12, वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, उसमें बैठा हुआ है, तो हाँ 24 से 30 उल्टा लेते हैं, फिर 24 से 30 डिग्री में वो बाल्यावस्था में है, ठीक है ना। जी। इसको आप देखिएगा, तो ये है कि जिस राशि में बैठा हुआ है, विषम राशि और सम राशि, वो कैटेगराइज है, उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। क्लियर। जी सर। और जी, और कोई क्वेश्चन अभी तक जो कुछ भी सीखा आपने। जी, रक्षा जी, रिया जी, सरोज जी, सुरेंद्र, राघवेंद्र जी बताएं, निधि जी, और भी कोई साथी हैं अभी तक जो भी, या कल जो पढ़ा था भाव से रिलेटेड कुछ, बहुत ज़्यादा तो उसमें कुछ तकलीफ होना नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन एग्जाम में सारे आपके आएंगे याद रखिए। ये जो अभी एग्जाम देंगी ना, इसमें सारे के सारे आएंगे, ठीक है। सर, जी। जैसे ये मृत अवस्था या वृद्धावस्था वाले ग्रह हैं, और हाँ, ये त्रिशढ़ा या त्रिक भावों में बैठ जाए तो फल अच्छा देंगे? बैठ जाएं। त्रिक भाव में जो भी घर बैठ जाएगा 6 8 12 में, गला बैठ गया मेरा, है ना, वो ग्रह तो बाद में बैठेंगे। ठीक है। 6 8 12 में जहाँ वो त्रिक भाव बोला गया, हाउस ऑफ स्ट्रगल है, हाँ। वहां पे जिस, शुभ ग्रह हो अगर कोई स्वामी। भी भाव के स्वामी, शुभ ग्रह की हम या शुभ ग्रह की बाद में बात करेंगे, जी। कोई भी वहां गया, इसका मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है, सीधी सी बात है ना। हम्म। स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही है, लग्नेश अगर वहां पे 6 8 12 में चला गया, छठे में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका मतलब है इन जनरल कि उसको हर चीज देर से मिलेगी। देर से क्यों मिलेगी, हर चीज उसको संघर्ष करने के बाद मिली है ना। छठे में या आठवें में स्ट्रगल करके मिला है, तो अगर स्ट्रगल कर रहा है तो मैक्सिमम समय उसका स्ट्रगल करने में ही गुजर गया, उसके बाद उसको मिला, मतलब देर से मिला, है ना। तो छठे 8वें 12वें में अगर कोई प्लेनेट चला जाता है, जिस हाउस के लॉर्ड वहां चले गए, उस प्लेनेट की और उस हाउस के कारकत्व की हानि हो जाती है। वो फिर फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, कितनी हानि हो जाती है। मंगल बैठ गया छठे में तो अच्छा बात है ना, फाइटर है वहाँ, आपको फाइटिंग स्पिरिट देगा, लड़ने का पावर देगा, है ना। लग्नेश मेष लगन का होके मंगल अगर छठे में बैठ जाए,
अच्छी स्थिति है, ये खराब नहीं है। आप में फाइटिंग स्पिरिट काफी अच्छा है। आप और सर सूर्य? सारे क्रूर ग्रह जो हैं इन सब भाव में अच्छे बताए गए हैं। विपरीत राजयोग भी आपने पढ़ा होगा, 6 8 12 के स्वामी एक दूसरे से घर में बैठे तो हर्ष, सरल और विमल नाम का विपरीत राजयोग होता है। छठे का स्वामी अष्टम में, द्वादश में बैठ जाए तो हर्ष, अष्टम का स्वामी छठे में और 12वें में बैठ जाए तो सरल, और द्वादश हाउस का लॉर्ड सिक्स और 8th में बैठ जाए तो विमल। विपरीत राजयोग मतलब विपरीत परिस्थितियों को अपने स्ट्रेंथ से काबू में करके अपने अनुसार आप अंत में उससे भी लाभ ले लोगे, ये समझिए ना। बदमाश है ना, तीनों बदमाश हैं, एक बदमाश दूसरे बदमाश की टेरिटरी में चला गया तो वहां पे हो सकता है दादागिरी करके वो उसको, है ना, ओवर पावर करे। तो विपरीत राजयोग है ये। और शुभ हाउसेस के हैं तो वो सिंपल राजयोग है ना। विपरीत राजयोग का मतलब है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और वो जिस चीज के लिए आप कोशिश कर रहे हो वो चीज आपको फाइनली मिलेगी, लेकिन स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ज्यादा स्ट्रगल। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। हाँ, जैसे कि आप अभी ये बता रहे थे ना कि लग्न से कोई भी मतलब जो लग्नेश है वो यदि 6 से 12 में चला जाता है तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये चीज क्या हम लोग किसी भी भाव से भी देखेंगे क्या? जैसे मान लीजिए 10th लॉर्ड है, अगर वो अपने से 6 से 12 में चल गया तो, या मान लीजिए वो लग्न से 6 से 12 में चल गया, यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ठीक है, इनिशियल लेवल पे कंफ्यूजन होता ही है, और ठीक ही है, कंफ्यूजन होना चाहिए, तभी आप उसको कोशिश करके दूर करेंगे। सबसे पहले ना आप लगन कुंडली ही देखें। ठीक है ना। क्या बना रही हैं हम लोगों के लिए? खीर बना रही हैं, क्या बना रही हैं, गाजर का हलवा, ऐसा कुछ मैं खुशबू? चाउमीन बना रही हूँ। अच्छा, चाउमीन बना रही है। मैंने कहा खुशबू गाजर की हलवे की आ रही थी, मैंने कहा सबके लिए आ रहा है लगता है वो 2 दिन पहले मैंने बीट का हलवा बनाया था, ना। मेरी बेटी का बर्थडे चलिए, था। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या है ना, हमेशा लगन कुंडली को देखें। 3 कुंडली देखने की अनुशंसा की गई, हम 2 देखते हैं। लगन कुंडली देखिए और चंद्र कुंडली देखिए। लगन कुंडली से जो चीज आपको समझ में आ रहा है, अगर चंद्र कुंडली से भी वही चीज समझ में आ रहा है, तब आप उसको लॉक कर दीजिए। अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं ना, लॉक कर दिया जाए। अगर लगन कुंडली से सेकंड हाउस धन भाव की स्थिति अच्छी है, और चंद्र कुंडली से भी धन भाव की स्थिति, सेकंड हाउस की स्थिति अच्छी है, इसका मतलब है कि उसके उस पर्टिकुलर पर्सन जिसकी कुंडली है उसकी धन की स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल है सेकंड हाउस का सिर्फ दिया, बाकी आप 10th हाउस से भी देख सकते हैं। चंद्रमा में दशम से कोई ग्रह बैठे तो उसको अम्ला योग बोलते हैं, चंद्र आदि योग, है ना। काफी सारे योग आपने पढ़े होंगे, जिसकी इस छोटे से 3 दिन के कोर्स में ना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं कवर अप करना। बड़े सारे योग हैं, सुनफा अनफा, है ना, दुर्धरा योग, केमद्रुम योग, आमला योग, और भी पता नहीं क्या क्या है, शुभ कर्त्री पाप कर्त्री, है ना। तो वो सब आप लोगों को पता होगा। जी। तो मैं स्नेहा जी ये बता रहा था, सबसे पहले आप हमेशा लगन कुंडली से ही देखें। ठीक है। पहले आपको लगन कुंडली से देखना है, बहुत सारे नियम है, धीरे 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 सब नियम को लगाना है ना। लग्नेश अगर छठे भाव में चला गया तो ऑब्वियसली संघर्ष करके पाएगा, लेकिन क्या है ना कि उसका स्ट्रेंथ कम हो गया, लड़ने में अपना पावर कम होता है ना, चाहे कितने भी हम बड़े फाइटर हों। कहने का मतलब हम किसी चीज अपना डेवलपमेंट को छोड़ के किसी से फाइट करने में लग गए, इसको दबाना है, इसको नीचा दिखाना है ना। तो बेहतर है कि उसको लेट गो करके अपने प्रोग्रेस की तरफ हम ध्यान देते तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा अच्छा कर पाते। लेकिन कोई कोई नेचर ऐसा होता है कि हर चीज़ पे उलझ जाता है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आप कितना चीज़ भी बचना चाहें आपको घसीट लेता है उसमें, फिर आपको फाइट करना ही पड़ता है, उपाय नहीं है ना। 2 बातें होती हैं कि अब कोई उपाय नहीं है, अब लड़ना ही पड़ेगा। और पहला होता है कि हर किसी से लड़ते फिरो, वो ठीक नहीं है। उसमें एक तो स्ट्रेंथ अपनी खत्म होती है और अपना डेवलपमेंट भी रुक जाता है, क्योंकि दूसरे के साथ आप कुश्ती खेल रहे हो बिना बात का। उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। जी। रिया जी बताएं। तरुण जी, आप आज क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, सारा समझ में आ रहा है। नहीं, सुन रहे हैं आपकी बात। बताएं, कोई क्वेश्चन हो आपका तो। नहीं, अभी तक तो जो आपने बताया वो समझ में आ गया। सर अच्छा एक चीज ठीक। पूछना जी था। जी जी। मंजू जी। सर जैसे अभी पीछे पढ़ाया था हमें क्लास में कि जी। अगर किसी ग्रह की महादशा चल रही है और वो खराब स्थिति में है, हम्म। तो महादशा की बजाय जो अंतरदशा है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, हमेशा ना महादशा को पहले देखिए कि वो लग्नेश का मित्र है कि शत्रु है। ठीक है ना। जी। अगर
त्रिकोण की दशा चल रही है तो लग्नेश अगर पंचमेश नवमेश हमेशा उसके मित्र होते हैं। आंख बंद करके आपको कुछ नहीं देखने की है, जो पंचम नवम के स्वामी उसके मित्र ही हैं। चाहे लगन 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, 11 12 कुछ भी हो, 5th और 9th हाउस के हमेशा उसके फ्रेंड होंगे। तो इसका मतलब वो शुभ फलदायक हैं आपके लिए। मान लीजिए तरुण जी आपके मित्र हैं, मैं आपका मित्र हूँ, है ना। मैं वो पंचम के स्वामी, मैं नवम का स्वामी, आप लग्नेश, ठीक है ना। हम दोनों की दशा अंतर दशा चल गई, हम दोनों आपके मित्र हैं, तो हम दोनों आपके लिए अच्छा सोचेंगे। तरुण जी की जितनी स्ट्रेंथ है, मेरी जितनी स्ट्रेंथ है, अगर हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो राजयोग में एक दूसरे को देख रहे हैं तो बेटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आमने सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं तो बेटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने प्लान को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे बनस्पत अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं तो। दशांतर दशा चल रही 5th 9th की, लेकिन कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। तो चूंकि त्रिकोण के स्वामियों की दशा बाय डिफॉल्ट अच्छी जाएगी। लग्नेश के मित्र हैं, दोनों मित्र उसके काम कर रहे हैं तो अपने मित्र के लिए अच्छा ही करेंगे, आप भी अच्छा करोगे अपने मित्र के लिए। लेकिन अगर वो दोनों कनेक्टेड हैं, इसका मतलब है कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में है, प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे बेहतर से कि अब ये करना है, अब ये करना है, ऐसे करें वैसे करें इसको, मतलब आपस में एक दूसरे को समझ बूझ के, है ना, प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब तो वही राजयोग धन योग वगैरह वगैरह, है ना। अब वो कहीं पे भी बैठ जाएं, मान लो अष्टम में बैठ जाएं, है ना, थोड़ा डिले होके निकलेगा। अष्टम का ये भी है कि अष्टम का आपने ये सुना होगा सडन हाउस है, आकस्मिक रूप से वहां से कुछ भी हो सकता है ना। अगर वहाँ राजयोग बना हुआ है अचानक से कुछ फलित हो जाएगा, डिपेंड करता है कि किस किस हाउस के लॉर्ड ने वहाँ पे राजयोग बनाया हुआ है, उस हाउस से रिलेटेड चीजें अचानक से प्रोस्पर हो जाएंगी, है ना। पता भी नहीं चलेगा, अरे ये हो गया, इतना बढ़िया बात, वाह क्या बढ़िया है ना। ऐसा होता है। तो स्ट्रेंथ देखना बहुत जरूरी है, तो दीप्तादि अवस्था से आप देखें, नवमांश में स्ट्रेंथ देख लें, ठीक है। हर कुंडली ठीक। का जो है जिसकी भी दशा अंतर दशा चलती है उसको नवमांश में जरूर से चेक करें कि यहाँ पे लॉर्डशिप कहाँ की है और वहाँ पे लॉर्डशिप कहाँ की है। लग्नेश को चेक करें कि वहाँ पे क्या कर रहा है नवमांश कुंडली में, क्या नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है क्या वो खुद ही है जन्म कुंडली का लग्नेश है तो बेहतर, यहाँ का भी राजा वहाँ का भी राजा। नवमांश कुंडली का लग्नेश है, क्या वो अपने जन्म कुंडली के लग्नेश का मित्र है तो बहुत बेहतर स्थिति है। वर्गा चार्ट का जो लग्नेश है अपने लग्नेश का मित्र है, बहुत अच्छी स्थिति है, दो दोस्तों की बातचीत है। और अपना लग्नेश वहां जाके कहाँ गया, केंद्र त्रिकोण में गया, किसके साथ गया, राजयोग में इन्वॉल्व हो गया, वो भी देखें। 10th हाउस करियर हाउस के लॉर्ड की दशा देखें। कहने का मतलब है कि जिस भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है उसको जन्म कुंडली में उसके सारे स्टेटस को देखें, स्ट्रेंथ को देखें, राजयोग देखें, धन योग देखें, और भी जो योग देखना है, उच्च का है, नीच का है, पंच महापुरुष योग बना के बैठा हुआ है, गज केसरी योग है, और भी क्या योग है ना, वो सब कैलकुलेट करने के बाद आप उसको नवमांश में जरूर वेरीफाई करें कि नवमांश में क्या वो एज इट इज उसका स्ट्रेंथ रह गया, क्या वो इनहेंस हो गया और बेहतर करेगा, या वो डिग्रेड हो गया कि यहाँ जो उछल कूद दिख रहा था बहुत अच्छा करेगा, नौ जन्म कुंडली में उच्च का है, आपने बोला वाह क्या बढ़िया बात, अभी ये छक्का मारेगा। नौमांस कुंडली में जाके देख रहे हैं तो नीच का हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी क्योंकि उच्च का ग्रह है। इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छा स्टार्ट होगा, आप लोगों ने सबने सबका एक्सपीरियंस होगा, आसपास कभी दुकान खोलता है कुछ खुलता है बड़ा धूमधाम से एकदम उसका उद्घाटन करते हैं, 2 4 6 महीने के बाद आपने देखा होगा वो बंद हो जाता है, नहीं चलता है, फिर उसको बंद करके कुछ और करने लग जाते हैं उसके मालिक, है ना। तो वही उच्च के ग्रह है कि इनिशियल लेवल पे बड़ा ताम झाम से शुरू हुआ, बाद में जाके वो बैठ गया, नहीं चला। जन्म कुंडली में नीच का है, नौमांस कुंडली में उच्च का हो गया, तो इनिशियल लेवल पे घिसट घिसट के धीरे धीरे शुरुआत होगी और बाद में बहुत अच्छा वो फ्लोरिश हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइन्यूटली देखने के लिए फिर हम नौमांस कुंडली इसलिए देखा जाता है कि उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख रहे हैं कि पावर क्या है हमारे प्लेनेट का, उससे वहां पे पता चलता है, ठीक है ना। जी तरुण जी सर कुछ, जी सर जी जी। जैसे अभी आपने बोला कि लगन के भी 5वां और 9वें के वो उनके मित्र होते, तो उसमें फिर नैसर्गिक मित्रता नहीं देखेंगे कि कोई भी आ गया उनमें और वो नैसर्गिक उसमें उनके शत्रु हैं, तो वो नहीं, यहाँ पे आ गए तो दोस्त हो गए। नैसर्गिक शत्रु होंगे ही नहीं, आप मैं आपको कुंडली दिखा देता हूँ, रुक जाए। सारे हमेशा मित्र ही होंगे। रुके आप रुके, कुंडली दिखाते हैं, कोई भी कुंडली, क्योंकि हमें मित्रता निकालनी है।
जब तक आप कुंडली निकाल रहे हैं, एक क्वेश्चन मेरा ये है जी जी, कि पूछिए ना। जैसे नीच का ग्रह जो है वो कम फल देता है, जैसे कि अभी बताया था इसमें पूरे चार्ट में कि इतने परसेंट है, उच्च का है तो 100% देगा, लेकिन अगर उसका नीच भंग हो जाता है। नीच भंग नहीं, नीच भंग राजयोग प्रॉपर टर्म ये है, खाली नीच भंग नहीं बोलिए उसको। नीच भंग राजयोग है वो। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि उसका मतलब नीच भंग राजयोग उसका हो जाता है, जी। और मान लीजिए उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, चंद्रमा से भी केंद्र में आ गया, मतलब हाँ, उसके कई, जैसे कि नीच भंग के भी कई रूल हमें बताए गए, तो उसमें मान लीजिए उस पे 2-3 रूल लागू हो जाते हैं, तो क्या उसका जो वो 10% 20% का जो पावर है वो और बढ़ जाता है फल देने में? नीच भंग राजयोग का मतलब हो गए कि उसकी नीचता खत्म हो गई और उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उस लेवल पे आ गया आपके लिए अच्छा करने के लिए। तो ऐसा तो नीच भंग हो ही जाता है मतलब लगभग हर नाइन्टी कुंडली में। परसेंट केस में हो जाता है, 90% केस में हो जाता है। अच्छा, जैसे कि कोई ग्रह मान लीजिए कहते हैं कि अस्त भी है, और अस्त के साथ मान लीजिए नीच का भी हो जाए और वक्री भी हो जाए, ऐसी स्थिति में कई कुंडली देखी है कि उसमें लग्नेश ही जैसे बैठा तो केंद्र में, लेकिन नीच का भी है, सॉरी, अस्त भी है और वो भी है, वक्री भी है, या नीच का भी हो गया। क्या कह रहे हैं तरुण जी, अब बोलिए, मैं कुंडली निकालने लग गया था ना। अस्त मैं ये हो कह, जाता। जैसे कि कोई लग्नेश है मान लीजिए, या कोई भी ग्रह है, वो कई कुंडलियां ऐसी देखी जाती हैं कि जिसमें वो अस्त हो जाता है, वक्री भी हो जाता है, या नीच का भी हो जाता है, मतलब जो 2-3 चीजें जो उसको कष्टदायी हैं वो इकट्ठी आ जाती हैं। डैमेज पे डैमेज हो गया वो, है ना। डैमेज पे डैमेज, और मान लीजिए अच्छे घर में बैठा है लेकिन उसमें पावर नहीं है, या बुरे घर में बैठा है, तो और ही बुरा हाल हो जाता है। क्या होता है ना, जब ये हाल है तब महादशा अंतरदशा, जो अभी हमारी एक साथी बोल रही थी ना कि जी जी। महादशा नाथ अगर खराब स्थिति में है तो अंतरदशा का फल मिलता है, तब वहां पे वो लागू होता है कि दो लोग मिल के काम कर रहे हैं, इंडियन टीम 2 बैट्समैन खेल रहा है ना। हाँ एक तो धोनी खेल रहा है, एक लास्ट नंबर का बैट्समैन खेल रहा है, उसके पास कोई पावर नहीं, बस वो आउट नहीं हो, बस इतना जुगत लेके खेल रहा है ना हाँ, ऐसा होता है। वो। अब तो उसको मरना नहीं है, इसका मतलब है कि जो दूसरा पार्टनर है, मेन पार्टनर या सब पार्टनर, सारा का सारा बोझ उसके सिर पे है अब। सिर पे है। वो अपने दम पे जो करना है वो करेगा, है ना। दूसरे से कुछ उम्मीद आप कर ही नहीं रहे हैं, बस वो जिंदा है उतना ही बहुत है कि ये आउट नहीं हो तो ये कम से कम कुछ ना कुछ रन बना ले हमारे लिए, कर दे, ऐसे समझिए आप, है ना। हमेशा चीजों को एकदम सिंपल कीजिए, अपने आसपास का जो है समाज है उससे मिला के देखिए तो चीजें आपको समझ में आएगा। इसमें क्या आपको होता तो है, ज्ञान आपको तो ज्ञान है, तो आप सिंपल इजीली कर देते हैं, हम नहीं लोग आप फंस लोग भी जाते कर हैं। लेंगे, ऐसा में ऐसा थोड़ा है कि पैदाइशी ज्ञान लेके पैदा हुआ है ना, सर पैदाइशी नहीं मैंने हुआ। बना के देख लिया तो लगभग सारे मित्र के उसी में आ रहे हैं, नहीं नहीं, कोई मैं दिखा दिक्कत देता नहीं। हूँ आपको, रुकें, सबको दिखा देता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक कुंडली है ये, लगन जो है इसका आ, धनु है, ठीक है ना, धनु लगन की कुंडली है, सही। रुको, धनु लगन की कुंडली है हमारे पास, और तो लगन का स्वामी कौन है, गुरु, पंचम भाव सिंह राशि, सूर्य महाराज मित्र, और यहाँ सॉरी, मंगल है सर मंगल ये तो। मंगल मेष, और यहाँ पे नवम भाव सिंह सूर्य, ठीक है ना। तो ये मित्र हो गए तीनों आपस में। अब कोई भी लगन बनाते हैं, अब या तो हम कुंडली घुमा लें या नहीं घुमाएं, चलो अब कुंडली भी घुमा लेते हैं, इसको पहले वापस कर दूं, कुंडली घुमा लेते हैं। मान लो ये 6 नंबर है, हम इसको लगन बनाते हैं, 6 नंबर है, इसको लगन बना लिया, ठीक है ना। अब ये देखिए 6 नंबर के हिसाब से इसका लॉर्ड बुध, पंचम का स्वामी शनि, और नवम का स्वामी शुक्र, तीनों आपस में मित्र हैं, ठीक है ना। सर यहाँ पे जैसे 6th हाउस का लॉर्ड भी शनि ही पड़ रहा है, तो उससे मतलब मित्र ही होगा। फिफ्थ हाउस वही और सिक्स्थ छठे हाउस का भाव। लॉर्ड दोनों शनि हो गया, ठीक है ना। जी। तो एक शुभ भाव का स्वामी है, एक अशुभ भाव का स्वामी है ना। जी। अब वो जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, उसकी मूल त्रिकोण राशि में छठे भाव का है, ठीक है ना। तब वहां पे आपकी संघर्ष बढ़ जाएगी, लेकिन एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, संघर्ष से हम लोग घबराते हैं, सीखते हम तभी हैं जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, जब हम कहीं तकलीफ में होते हैं,
सीखने का मौका वही होता है, और तब हम अपने ज्ञान से दूसरे को बताते हैं कि इस समय ऐसा हो गया था, ऐसे करो ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक शुभ भाव का स्वामी है, एक अशुभ भाव का स्वामी है, शनि महाराज। ठीक है, इस कुंडली में अगर ऐसे देखें, 6 नंबर की कुंडली अगर बनती है हमारी, एक शुभ भाव का स्वामी है, एक अशुभ भाव का स्वामी है। तो लग्नेश का मित्र है, तो सुख भी देगा और स्ट्रगल भी देगा, कि 6th हाउस का लॉर्ड हो गया, कोई रोग व्याधि दे सकता है आपको। 3rd हाउस में बैठ गया, अष्टम के अष्टम में, ठीक है ना, वहां पे बैठ गया, और देखना पड़ेगा क्या कर रहा है वो। ठीक है, क्या कर रहा है और किस किस के साथ कॉम्बिनेशन में है, ये भी देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मंगल के साथ राशि परिवर्तन है उसका, है ना। 3rd हाउस के साथ त्रिकोण के स्वामियों का राशि परिवर्तन होता है तो क्या योग बनता है, बताइए तरुण जी। थर्ड क्या पूछ हाउस रहे हैं? 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ अगर त्रिकोण के स्वामी का संबंध स्थापित होता है तो कौन सा योग बनता है? खल योग। खली योग। खल योग है, इसको खराब माना गया है, लेकिन 3rd हाउस आपका पराक्रम का है। ठीक है ना, अपने बलबूते पे जीवन में कुछ करने का है। शनि मंगल वहाँ का आपस में राशि परिवर्तन है, तो इसका मतलब ये हुआ पंचम भाव आपका क्या हो गया, आपका दिमाग है आपका। देखिए क्या होता है, जिस हाउस का लॉर्ड कहाँ पे भी बैठा ना जाके, तो उन दोनों के बीच में आप एस्टेब्लिश कीजिए, रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। 5th हाउस आपका मेंटल इंक्लाइनेशन है, वो अपने से एकादश में गया है, पहली बात तो ये है, अपने से लाभ भाव में गया है, तो दिमाग से कुछ ना कुछ लाभ की संभावनाओं को वो वहां पे निकालने के लिए गया हुआ है। 3rd हाउस आपका पराक्रम है, तो दिमागी पराक्रम कर रहा है, कुछ मेहनत कर रहा है कि कुछ ऐसा काम करें, और वहां पे वहां का 3rd हाउस का लॉर्ड जो है राशि परिवर्तन करके पंचम में आ गया, अपने से थर्ड। ठीक है, उच्च का हो गया है वहां पे। तो यहाँ पे अगर ये कुंडली ओरिजिनल है नहीं इसका लगन कुछ और है, 9 नंबर है, लेकिन ये तो घुमा रहा था बताने के लिए कि हमेशा 1 5 9 मित्र ही होंगे इन एनी केस। तो इस तरीके का बन गया, ठीक है ना, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, और क्या, 11 नंबर को हम लगन बनाते हैं। देखिए 11 नंबर को हमने लगन बना लिया, ठीक है ना। और तो यहाँ पे ये लॉर्ड शनि महाराज, फिर ये बुध हो गए, और यहाँ पे ये शुक्र हो गए। तो हमेशा एनी टाइम आप कुछ भी चाहे आप लोग बना के देख लीजिए, 1 से 12 तक का चार्ट, हमेशा ये मित्र होंगे। अब यहाँ दूसरी और बात बताता हूँ, एक तो ये हो गया, और कहीं का भी अब इसको छोड़ते हैं बिना कुंडली घुमाए हुए, मान लो ये है 1st हाउस हमारा, ठीक है ना, शुक्र पंचम भाव, फिर ये हो गया 6 नंबर, यहाँ से हो गया ना पंचम ये, और नवम ये हो जाएगा। तो अभी देखिए शुक्र, यहाँ पे ये बुध, और यहाँ पे ये शनि, ठीक है ना, इसको बनाओ 1st हाउस लगन, तो पंचम यहाँ पे ये हो गया, लगने से मंगल, ये गुरु, और ये नवम स्थान चंद्रमा हो गए मित्र। और कौन सा बचा, 9 नंबर, इसको लगन बनाओ, इससे पंचम ये रहा मंगल, ठीक है ना, और नवम कौन सा गया इसका, ये रहा। ठीक है, कहीं से भी आप देखो, तो इनिशियल लेवल पे समझने के लिए आप 1st हाउस पे ही उसको खींच के रखो, धीरे धीरे आप कहीं से भी देख पाओगे। लेकिन क्या है ना, हमें तो मेनली लग्नेश से मतलब है ना, कि हमारा जो मेन हीरो तो वही है ना, लग्नेश। उसके कौन कौन से सपोर्टर हैं, उसके कौन कौन से दोस्त हैं, उसके कौन कौन से दुश्मन हैं, हमें उसको देखना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम विचार करेंगे। सही है, चलो लगन को वापस लेके आते हैं जी। और बताएं साथी, क्या कह रहे थे, और क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक था कि जैसे 3 दृष्टियां जो है मंगल की और शनि और जुपिटर की, तो उसमें मतलब जो दृष्टि है वो तीनों मतलब बराबर ही होगा या कम में से होता है, जैसे तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि, तो इसमें मतलब बराबर होती है दृष्टि की पावर या? पूरी बराबर पावर होती है, उसको पूर्ण दृष्टि बोलते हैं, पूर्ण दृष्टि 100% जी। वो पावरफुल होती है। ठीक है ना, तीनों दृष्टि उसकी एक ही है, एक तो सारे प्लैनेट्स की सप्तम दृष्टि तो है ही है, अपने से सामने सब देख रहा है, इनको दाएं बाएं देखने का भी पावर है ना, और उसी स्ट्रेंथ पे वो देखते हैं बराबरी से, एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर पाप कर्तरी योग कितना जैसे आपने जो दूसरे कितना इफेक्टिव होता है? क्या उसमें कौन से ग्रह आजू बाजू है, आगे पीछे है, जिसके बीच में आ रहा है?
तो उसका कुछ इफेक्ट होता है? बट इसको इसको सिंपल करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। यही तो मजा है ना एस्ट्रोलॉजी को, जितना आप सिंपल कीजिएगा ना उतना बेहतर समझ में आएगा। इसको सिंपल करते हैं। आप हैं रक्षा जी, ठीक है ना, जहाँ पे आप रह रही हैं, ठीक है, जहाँ पे आप रह रही है आपके अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे। एक तरफ के पड़ोसी जो हैं, है ना, मियाँ बीबी बाल बच्चे सब आपस में गाली गलौज जोर जोर से करते रहते हैं। दूसरी तरफ का पड़ोसी है, रात में 12 बजे दारू पी के डेक बजाना शुरू करता है फुल स्पीड में, है ना। इसको बोलेंगे पाप कर्त्री, और आप हैं सीधा शरीफ इंसान। अब वो दोनों रात में घमासान कर रहे हैं, इधर से भी उधर से भी। और आपकी स्थिति क्या है, आप उनको बोल भी नहीं सकते हो क्योंकि वो दुष्ट हैं, बस आप आपसे लड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे, आप उनसे जीत नहीं सकते हो। इसको बोलते हैं पाप कर्त्री, ठीक है ना। तो कोई जो शुभ ग्रह है उसके आजू बाजू में मान लीजिए कि चंद्रमा है, एक तरफ मंगल बैठ गया, एक तरफ शनि बैठ गया, है ना, तो दोनों दुष्ट ग्रह हैं। अड़ोसी पड़ोसी उसके बदमाश हो गए दाएं बाएं, है ना। इसका मतलब बीच वाला बेचारा ऐसे ही दब जाता है ना। तो इसको बोलते हैं पाप कर्त्री, मतलब दो पाप प्रभावों के बीच में आ गया वहां पे उसको। अपने घर में है लेकिन अपने घर में भी उसको सुकून नहीं है क्योंकि दाएं बाएं वाले उसको तंग करते रहेंगे, है ना। सर वो ठीक है, अगर समझिए आपने चंद्रमा बीच में है और चंद्रमा का महादशा आया, हम्म। तो ये पाप कर्तरी कैसे इफेक्ट करेगा उस महादशा में? देखिए पाप कर्तरी ऐसे इफेक्ट करेगा, ये तो सारे नियम बने हुए हैं, है ना। पाप कर्तरी का भी कुछ ना कुछ आपको पॉइंट लेना पड़ेगा कि चंद्रमा वहां पे पीड़ित है। सबसे पहले आपकी दशा आ गई लेकिन आप किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, तो अपने मेन काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए। क्योंकि कुछ ना कुछ पेंच फंसा हुआ है आपके दिमाग में। बहुत सारे साथी बात करते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, जॉब में दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, वहाँ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है, उसके कारण उनका प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफेक्ट आता है। रिलेशनशिप में से वो बैड रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, उसका आफ्टर इफेक्ट उनके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी, कैरियर पे भी पड़ता है, नहीं फोकस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हर चीज इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो पापकर्त्री एक एस्पेक्ट्स है कि वो पापकर्त्री है, इसका मतलब थोड़ा सा वो वीक है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा वहां पे उच्च का है, गुरु बैठा हुआ है सामने से, गुरु देख रहा है उसको। अगर आप, जैसे आपको बताया या हमारे मैं बताया, अड़ोसी पड़ोसी ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन उस इलाके का जो पुलिस एसपी है वो आपका दोस्त है, तो पापकर्त्री कितना इफेक्टिव होगा, गुरु आपको देख रहा है ना। वो आपके घर एक बार भी आ गया पुलिस वाला अपने ड्रेस में जिप्सी बाहर खड़ी करके, दोनों पड़ोसी आपके ठीक हो जाएंगे ना, बिना आपके बोले हुए। तो वही है, तब हम देखते हैं कि दोस्त, कोई दोस्त देख रहा है उसको, उस प्लेनेट को, है ना। क्या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे गुरु की दृष्टि है, कोई उसका दोस्त देख रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या है ना, कुंडली क्या है, कुछ दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं मेरे भी दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर हम कोई ट्रबल में होते हैं तो बहुत बताते हैं कि ये दिक्कत है, कोई आपका है चैनल, कोई लिंक है तो जो मदद जहाँ से मिल जाए, आपका होता है तो आप बता देते हो तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो वैसे ही प्लैनेट्स का है कि प्रॉब्लम में है लेकिन उसको कोई पावरफुल प्लेनेट जो कि उसका दोस्त है वो उसको देख रहा है, तो सेविंग ग्रेस है, उसकी मदद कर रहा है उसको वहां पे, ठीक है ना। योग बन गया वहां पे, इसी को बोलते हैं योग बन गया, वो मदद करने के लिए आ गया, ठीक है ना। तो वहां पे जो पापकर्त्री योग ये सब जो दूसरे दूसरे योग है नल एंड वाइड वहां पे हो जाते हैं। अगर कोई बहुत शुभ प्रभाव वहां पे आ रहा है, कोई बड़ा सा राजयोग बन रहा है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, ये भी देखना पड़ेगा। तो उतना उसको बढ़ा के नहीं लीजिए, कोई एक चीज को, सारे चीजों को ना मिलाना पड़ता है। आप लोग तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ना, सब चीज थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं तो स्वाद आता है। तो वही है, सारा कॉम्बिनेशन है, सबको मिला के देखना होता है कि चीजें निकल के बेहतर से आए, ठीक है। तो केंद्र अधिपति दोष, और जो फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस के लॉर्ड होते हैं उनको लगता है, ठीक है ना। लग्न भी केंद्र में है लेकिन वो केंद्र के साथ साथ लगन भी है, इसलिए उसमें केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है। कहाँ गया कुंडली हमारा, शेयर स्क्रीन करो, ये रहा कुंडली, और ये रहा अपना कुंडली केंद्र अधिपति दोष। चलो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे केंद्र के स्वामी जो है हमारे गुरु महाराज ही हैं। और ये देखिए जो केंद्र के स्वामी होंगे, यहाँ केंद्र के स्वामी कौन है, बुध है। यहाँ पे कौन है, गुरु महाराज हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी
बुध है। लग्नेश को केंद्र अधिपति का दोष नहीं लगता है क्योंकि वो त्रिकोण भी है, तो इन तीनों को लगता है। 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड को। इसमें क्या बोला जाता है, इस शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं और अशुभ ग्रह अपनी अशुभता खो देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 4th हाउस आपका सुख भाव है, ठीक है ना। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा आपके सुख हो जाए, बहुत आप सुखी इंसान हैं, तो आप उद्यम करना, मेहनत करना छोड़ देते हो, अकर्मण्य हो जाते हो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना तो सुख है जीवन में, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि वहां के लॉर्ड जो हैं, शुभ हो या अशुभ हो, वो अपना नेचर भूल जाते हैं। नेचर भूल जाने का मतलब है शुभ ग्रह शुभ नहीं रहता है, और अशुभ ग्रह अशुभ नहीं रहता, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए उसको न्यूट्रल हाउस भी बोला जाता है ना। तो जिसके जीवन में सुख ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसको ऐसे समझे प्रैक्टिकली, जिसके जीवन में सुख बहुत ज्यादा है तो अकर्मण्य है, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। वैसे ही 7th भाव स्पाउस का है। जीवन साथी आपका मन मुताबिक अगर मिल जाए, बढ़िया है ना। इनिशियल लेवल पे सबको मिल ही जाता है, बाद में दिक्कत होती है। मैरिज काउंसलर भी हूँ मैं, बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। मेरा मेन काम वही है। गोल्ड मेडल एस्ट्रोलॉजर कम मैरिज काउंसलर। तो जैसे आते हैं ना सब, मैरिज में दिक्कत हो रही है, सेपरेट हो जाए, ये करें वो करें, तलाक ले लेते हैं, तो उनकी कुंडली देख लेता हूँ। रुक जाओ, 6 महीना रुक जाओ, उसके बाद दशाएं अपने आप बदल जाएगी, फिर मोहब्बत हो जाएगा। अभी शनि केतु की दशा चल रही है, 7th भाव का एक्टिवेट किया हुआ है दोनों ने मिलके, इसीलिए आपस में मनमुटाव इतना ज्यादा है कि आप अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन केतु के ठीक के बाद शुक्र आने वाला है और उसका पोजीशन बहुत अच्छा है, तो चीजें फिर से बढ़िया हो जाएगी। तो 6 महीना होल्ड करो, रुको, अभी काउंसलिंग कराओ अपनी, फिर वो चीजें ठीक हो जाती है। तो 7th भाव जीवन साथी का, मन मुताबिक जीवन साथी मिल गया तो डाकू भी ना साधु हो जाता है, वो डाकूगिरी करना छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल हो गया। अपना काम नहीं कर रहा है मतलब न्यूट्रल हो गया, है ना। वैसे ही करियर हाउस, करियर आपका बहुत बढ़िया है, बहुत स्मूथ चल रहा है, सब कुछ ठीक है, आपका व्यवसाय व्यवसाय, तो अभी आप निश्चिंत हो जाते हो, है ना। इसलिए इसको बोला गया है कि इस हाउस के लॉर्ड्स जो हैं, इस हाउस के लॉर्ड जो हैं, इनको केंद्राधिपति दोष लगता है सबसे ज्यादा। किसको? शुभ ग्रह हैं, गुरु को, शुक्र को, उसके बाद चंद्रमा को, बुध को। शुभ ग्रह को ज्यादा लगते हैं, अशुभ ग्रह का तो क्या ही कहें, उनकी भी अशुभता वैसे खत्म हो जाती है, इसको बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, केंद्राधिपति दोष होने का मतलब ये है कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, इसलिए अब उनको काम करने की जरूरत नहीं है। कल हमने बताया था त्रिशदाय हाउस, तीसरा हाउस, छठा हाउस, एकादश हाउस, है ना। इनके स्वामी को अशुभ माना गया। क्यों? आपका ये 3rd हाउस पराक्रम का है, पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पड़ोसी पड़ोसी को तंग करोगे बिना बात का, है ना। अहंकार बढ़ जाता है ना, अगर हमारा पराक्रम बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा बलवान हो जाएं तो दिक्कत है सबको। छठा भाव संघर्ष का है, तो हमारे स्वभाव में हमेशा सबसे लड़ने झगड़ने की भावना आती रहेगी, वो भी दिक्कत है। एकादश भाव आय का है, किसी न किसी लालच में आप पड़े रहोगे और किसी न किसी को दिक्कत देते रहोगे, खुद को भी दिक्कत देते रहोगे। कल ही आप लोग को बताया था, एक रात में मेरे से कंसल्टेंसी ले रहा है, उसका लग्नेश शुक्र था और एकादश भाव में 7 8 9 गुरु, कुछ ऐसा ही था, पता नहीं क्या था। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बना हुआ था। मैं उसको बोला, मैंने कहा देखो, तुम्हारी जो है ना लालसाओं के कारण दुख है और बड़ा संघर्ष कर रहे हो। राहु भी साथ में बैठा हुआ था, राहु गुरु शुक्र। मैं बोला भाई, पूरा साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति लगा रहे हो, चीजों को, हर चीज को कर रहे हो और चीजें होके नहीं दे रही। बोले हाँ सर, मैंने उसके कारण दिक्कत है। 6 3 6 11 एक्टिवेटेड हो रखा था, तो दिक्कत तो होनी है ना, कोई चीज पाने का कोशिश कर रहे हो, मिलनी नहीं है। 10th हाउस का लॉर्ड है ना, शनि था, 2 नंबर का चार्ट था उसका, शायद 2, हाँ 2 नंबर का चार्ट था।
तो शनि था और वो एक 12th हाउस को देख रहा था, उसकी भी दशा कुछ चल रही थी। मैं उसको बोला उसको कि आपका क्या कोई ऐसा कोई काम है क्या जो फॉरेन से कनेक्टेड है? बोला हाँ सर, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं सब फॉरेन में ही हैं, लेकिन उनसे ऑर्डर नहीं मिल रहा है ना। तो इस तरीके से पता चलता है। तो ये था, ये 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस का, और ये केंद्राधिपति दोष का ये था। ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ें। हाँ, और कुछ किसी को कहना है? इसको पहले स्टॉप करता हूँ शेयर जी, क्योंकि अभी ग्रहों के कारकत्व वो जानना बहुत जरूरी है। कौन आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन जो नए साथी हैं उनको भी बताना जरूरी है ग्रहों के कारकत्व क्या होते हैं। क्योंकि क्या है ना, कल हमने जो किया भाव का, अभी राशि का थोड़ा रह गया है, ये पूरा आज ग्रहों का किया। कल एक चार्ट जो है उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे शुरू से आखिरी तक, जितने भी नियम पढ़े हैं उसके हिसाब से। अभी तक जितना भी आपने नियम पढ़ा है, जितने भी नए साथी हैं यहाँ पे, भूषण हैं, नीलम जी हैं, और संजीव जी हैं, और कौन कौन से स्पार्कल हैं, और कौन से साथी हैं, जो भी मतलब भारतीय विद्या उनके अलावा जितने भी साथी हैं, तो कल आप लोग जरूर रहें। क्योंकि जो भी 2 दिन में सीखा है ना, उसको उस कुंडली पे अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा कि क्या क्या नियम लग रहे हैं कोई भी एक कुंडली पे। और जितने भी भारतीय विद्यावन के हमारे साथी हैं, सारे नहीं जुड़े हुए हैं आप लोग की तरफ से भी। तरुण जी, तरुण जी कहाँ गए? जी 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 जी। आपके सारे साथी नहीं हैं यहाँ पे? पता नहीं, अब बोला तो है सबको, ग्रुप में भी कुछ ये सब कुछ ऐडेड है। साथी ने कुछ साथियों ने मुझे जै- पर्सनल मैसेज किया कि सर हम क्लास नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग हमारे लिए मिल जाएगी। मैंने कहा यूट्यूब पे आ जाना, वहाँ पे डाल दूंगा मैं, वहीं पे आपको देखना पड़ेगा। नहीं, एक दो साथियों का समझ में आता है, लेकिन थे तो मेरे ख्याल से 20-22 लोग तो हमारी क्लास से ही थे। हम्म। तो कुछ ने मुझे पर्सनली लिख दिया कि सर हम नहीं आ पाएंगे, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैंने कहा मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, चिंता नहीं करें। ठीक है ना। और आप लोग के लिए क्या है कि आप आप लोगों के बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, या तो एक डाउट सेशन आप लोग ले लें मेरे से, ठीक है ना, जो भी अभी तक पढ़ा है जुलाई से लेके अभी तक, उसका डाउट सेशन ले लें। और अगर सब कुछ सीख लिया तो आप लोग अपनी तरफ से डिसाइड करके एक कोई कुंडली दे दें कि इसका विश्लेषण करके दिखा दें, है ना, शुरू से आखिरी तक। ठीक है। या तो मैं अपना कोई कुंडली निकाल के दिखा दूं इंदिरा गांधी का, जिसमें बड़े सारे योग आते हैं। बेसिकली सीखने के लिए आपके पास ऐसी कुंडली होनी चाहिए जिसमें बड़े सारे योग हों, और उस पर्सन का जीवन में कब कब क्या क्या हुआ इसकी जानकारी आपके हो। पोस्टमार्टम इसी को बोलते हैं, है ना। ऐसे ही सीखा जाता है, डॉक्टर बनते हैं ना, पोस्टमार्टम करते हैं, जिंदा आदमी का नहीं करते हैं, जिसको सिखाते हैं ना। तो पुरानी कुंडली ली जाती है, और किसी फेमस इंसान की जिसके बारे में सब कुछ पता होता है। इन जनरल लोगों को मेजर मेजर चीजें, बहुत सारी चीजें तो नहीं पता होती, कैसे पता होगी, लेकिन जो पब्लिक फिगर होते हैं उनके बारे में, जो उनकी जो अप्स एंड डाउन है उनके बारे में सबको पता होता है। तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, या कोई एक इन जनरल कुंडली ले सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोग का वो स्ट्रेंथ उतना पहुंचा नहीं कि कैसे कुंडली देखते हैं, किस किस चीज़ का विचार करते हैं, किस किस चीज़ में ये अच्छा करेगा, किस किस चीज़ में इसको दिक्कत रहेगी, है ना। अगर मेजर प्लेनेट, मैक्सिमम प्लेनेट अगर उसके करियर को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उसके फैमिली लाइफ को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सब ने उसके करियर को ऊपर उठाने में अपना दम लगा दिया है, सारे प्लैनेट्स वहीं लगे हुए हैं। तो उसका जो है करियर काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसका पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ सब कूड़ा हो रखा है। इसका मतलब ये है ना। जैसे अभी दिल्ली की सारी पुलिस बॉर्डर पे गई हुई है कि किसान घुसे नहीं किसी भी तरीके से बॉर्डर में, है ना। तो दिल्ली में इसका मतलब पुलिस का अभाव है, यहाँ पे कुछ खुराफात हो सकता है, क्योंकि सारा स्ट्रेंथ तो उधर लग गया ना, कि उनको आने नहीं देने का है किसी भी तरीके से। समझे ऐसे ही। तो सारे प्लेनेट अगर एक जगह एक ही हाउस में चले गए, तो वो हाउस एक तो स्ट्रांग हो गया, और उसमें बड़ा सारा रस्साकसी हो रहा है, सब दोस्त भी हैं तो आपस में स्ट्रेंथ के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो वो भी ठीक नहीं है, इसलिए अलग अलग प्लेनेट बैठे, वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहता है और अच्छा रहता है कुंडली के लिए, है ना। इन जनरल केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11 में क्रूर ग्रह हो, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं हो, तो कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो संघर्ष सर का है। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है मेरा। जी जी। तो आपने बोला ना कि केंद्र भाव में शुभ ग्रह और त्रिकोण भाव में अशुभ ग्रह, ये मैंने एक
टीचर से मतलब हमारे टीचर से पूछा भी था, बट मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ कि जी शुभ ग्रह बोलने से कौन सा शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह कि जो हमारे लिए फंक्शनल बेनिफिट है, वो पहला पॉइंट। अशुभ ग्रह बोलने से कौन सा शुभ ग्रह, जो नैसर्गिक अशुभ या पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है वो, या जो हमारे लिए फंक्शनल बेनिफिट है वो? प्लीज इसको क्लियर करिए। आपकी कुंडली के हिसाब से शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का निर्णय होता है। 1 से 12 नंबर तक लगन हो सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो पंचमेश और नौमेश और लग्नेश हमेशा शुभ है। दशमेश भी कई बार गोली शुभ लेके होता और है। थोड़ा ऐसे हमारे यारों नहीं, डबल डोज हो जाएगी। ठीक है ना। तो पर्टिकुलर कुंडली के लिए होता है। और दूसरा ये कि नैसर्गिक शुभ ग्रह और नैसर्गिक अशुभ ग्रह, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नैसर्गिक शुभ ग्रह है और शुभ भाव का स्वामी है और शुभ राशि में, शांत राशि में बैठा हुआ है। जैसे क्रूर राशियां हैं, है ना। पुरुष राशियां हैं, स्त्री राशि हैं। क्रूर राशियां, जो पुरुष राशियां सारी क्रूर राशियां हैं। स्त्री राशियां सारी सौम्य राशियां हैं। शुभ प्लैनेट स्त्री राशि में बैठ गया, उसकी सौम्यता में वृद्धि हो गई, है ना। अशुभ प्लैनेट क्रूर राशि में बैठ गया तो उसकी क्रूरता में वृद्धि हो जाएगी। राशि का भी कारकत्व होता है ना, इसीलिए राशि का भी पढ़ा जाता है कि किस राशि में बैठ गया, है ना। तो उसका पावर और इनहेंस हो जाएगा, और ज्यादा क्रूर हो जाएगा। अगर शांत गुरु है तो शुक्र की राशि में बैठ गया, है ना, स्त्री राशि में बैठ गया, तो वहां पे वो गुरुता और बढ़ेगी, क्रूरता कम होगी। सर एक क्वेश्चन और है, जी जैसे वृश्चिक लगन मान लीजिए अगर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक उसका है। नवम भाव में राशि पड़ेगा चंद्रमा का, जो कि कर्क राशि है, ठीक है। अब एक मान लीजिए मिनट, कि एक मिनट। वृश्चिक लगन में कौन सा 4 भाव नंबर बोला? जो नवम नवा, भाव, नाइन्थ, हाँ नाइन्थ भाग्य हाउस, स्थान, हाँ ठीक है, चंद्रमा भाग्य कर। स्थान, ठीक है, चंद्रमा जी, का हो गया। मतलब मेरे को ये सब थोड़ा कंसेप्ट समझना है, क्योंकि यही सब कंसेप्ट के चक्कर में ना कंफ्यूजन हो जाता कोई कंफ्यूज नहीं करें, है। सब क्लियर तो कर हो जैसे जाएगा। एक जगह ये भी पढ़ा सुना कि केंद्र के स्वामी केंद्र में, या त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठने से भी बहुत अच्छा फल होता है। अब मान लीजिए चंद्रमा वहां लगन में बैठ गया तो वो तो नीच हो गया, फिर इसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर, या कोई केंद्र में चला गया वो वहां नीच हो गया, तो सर यही सब में ना सुने, बहुत कंफ्यूजन। नीच भंग राजयोग आपने पढ़ा होगा, 7-8 पॉइंट हैं, ठीक है ना। कोई भी प्लेनेट जो कि नीच का है, अगर लगन से या चंद्रमा से केंद्र में है तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। हमेशा नीच भंग कभी नहीं बोलिए, नीच भंग राजयोग प्रॉपर टर्म है। मतलब उसकी नीचता भंग हो गई, राजयोग कारक हो गया, आपके लिए बेहतर हो गया, पहला, है ना। तो कोई भी प्लेनेट लगन से या चंद्रमा से केंद्र में चला जाए तो उसकी नीच भंग हो जाती है। दूसरा, जहाँ पे राशि नीच का है, या तो जिस ग्रह में राशि नीच का है, जैसे चंद्रमा मान लीजिए नीच का है वृश्चिक राशि में, ठीक है ना, मंगल वहां बैठ गया साथ में। आपके घर में कोई गंदा आदमी आ जाए, अब आपको मालूम है यही रहेगा परमानेंट। गांव से मान लो कोई आ गया, आपके स्ट्रेंथ का नहीं है, है ना। हमारी सोसाइटी थोड़ी अलग है, गांव वाले बेचारे सीधे साधे होते हैं, बोल चाल भाषा कपड़े वपड़े सब अलग होते हैं। अब वो आपके पास आ गया रहने के लिए, है ना। नीच का हो जाने का मतलब है कि स्ट्रेंथ कम हो जाना। उसका स्ट्रेंथ कम है हमारे घर के हिसाब से, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप उसका स्ट्रेंथ बढ़ाओगे ना, उसको पढ़ाओ लिखाओगे, थोड़ा सलीका सिखाओगे, थोड़ा कपड़े नया खरीद के दे दोगे, ताकि आपके स्ट्रेंथ का हो जाए वो, है ना। इसको ये समझिए। तो हाउस का लॉर्ड अगर देख रहा है अपने घर को, तो वहां उसकी निष्ठा भंग। अपने घर को कौन खराब रखना चाहेगा, पहला। दूसरा, जिस ग्रह में वो नीच का वो नीच का ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, जैसे अभी हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वृश्चिक राशि में वो नीच का हो गया। वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो उच्च का ग्रह उसको देख रहा हो। उच्च का ग्रह जिसको आपने गुरु की पदवी दी है अपने घर में, ऐसे समझिए, आपके घर में किसी को आपने गुरु की पदवी दी हुई है, और आप उसको रास्ते पे देख लें ऐसे ही फटे हाल, है ना, बेहाल, तो आप उसको वैसा रहने दोगे? आप अपनी जितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप उसको दिल से गुरु माने हुए हो, अपने घर में उच्च का पदवी दिए हुए हो, तो आप उसकी जो है नीचता तुरंत दूर करोगे, है ना। ठीक है। तो इसमें जितने नियम हैं, 2-3 नियम मैं पहले बोल देता हूँ, फिर डिस्क्राइब करूंगा। एक तो लगन से या चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो, 1 4 7 10, ठीक है ना, पहला।
दूसरा ये है कि नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए, नीच भंग राजयोग हो गया। जन्म कुंडली में जो देखना है, जहाँ पे ग्रह नीच का है, उस नीच हाउस का उसका जो है डिपोजिटर, जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी राशि, वो भी साथ में बैठा हो या अपने उस ग्रह को, अपने उस भाव को देख रहा हो। जैसे यहाँ पे मंगल की राशि में नीच का हो गया तो मंगल उसको देख रहा हो, चौथी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से, अष्टम दृष्टि से किसी से देख रहा हो तो नीचता भंग हो गई या साथ बैठ जाए। दूसरा, जहाँ पे वो उच्च का होता है वो ग्रह साथ में बैठ जाए, नीच नहीं होने देगा, या वो उच्च का ग्रह उसको देखे। तीसरा, 3 हो गया ना, जो भी जितना भी हो गया, आगे और सुनिए। चंद्रमा का राशि मंगल जो है वो लगन से या चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाएगा। जहाँ पे उच्च का होता है चंद्रमा, शुक्र की राशि में हो, वो लगन से और चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाएगा। ठीक है ना। 2 नीच के ग्रह आमने सामने हो जाएं, ठीक है। जैसे मान लो, अब इसमें तो नहीं होगा 2-8 में, सूर्य और शनि, है ना, एक साथ में नीच के हो जाते हैं ना, 1 नंबर में शनि और 7 नंबर में सूर्य, 2 नीच के ग्रह आमने सामने हो जाएं तो नीच भंग हो जाता है। ठीक है ना। तो कई तरीके से नीच भंग योग होता है, लगभग लगभग नीचे भंग राजयोग में आ जाता है। तो इसको याद रखिए, आप लोग के तो लिखने के भी काम आएगा। और वैसे भी जब कुंडली देखते समय आपको ये जानना चाहिए कि नीचता भंग कैसे हो क्वेश्चन, रही। जी एक और जी क्वेश्चन। जी जी ये जी। जो अभी आपने नीचभंग राजयोग बताया, ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए। अब मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, तुला तुला लगन है, तुला लगन में ही वो बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब ये पहला ही भाव में बैठा हुआ है, उसका नीच भंग हो गया है। अब जो जिस राशि में बैठा है वो भले ही स्त्री राशि है, लेकिन सूर्य एक तो उस लग्न के लिए बाधकेश हो गए, ठीक है, दूसरा जो लग्नेश है उससे शत्रुता है, तो ये नीच भंग को, जो प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, दशा अंतरदशा या किसी भी तरीके से हम लोग कैसे समझेंगे कि जातक का उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा? ठीक है, क्या वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि खराब, वो खराब ही रिजल्ट देगा, क्या करेगा? देखें, एक तो सिर्फ हमने आपने जो बात करी ना, सिर्फ एक प्लेनेट की बात करी, कि अब यहाँ पे ये एक चीज और देखें आप कि सूर्य जो है यहाँ पे एकादश का स्वामी है और वो लगन में बैठा हुआ है, तो ये धन योग हो गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना स्नेहा जी, ये धन योग हो गया बाय डिफॉल्ट, एकादश का स्वामी लगन में चला गया, धन योग हो गया। सिंपली 1 लाइनर आपका ये क्वेश्चन है, तो ये 1 लाइनर कुंडली जब हम देखते हैं ना तो 1 लाइनर नहीं होता है, एग्जाम के लिए है कि यहाँ गया तो क्या होगा, वो लिखने के लिए ठीक है आपका क्वेश्चन कि वो क्या करेगा, है ना, क्योंकि वो मित्र भी नहीं मानता है अपना। लेकिन लाभ भाव का स्वामी वहां पे गया, सूर्य गया, टॉर्चर कर रहा है लगन को। हमको ये भी देखना होगा कि शुक्र क्या कर रहा है, क्योंकि शनि योग कारक हो जाता है। सबसे पहले कुंडली में आप देखो, 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। आप उस क्लास में थी गूगल में, गूगल मीट पे जब आप लोगों का क्लास लिया था, थी आप? सर कौन सा, इस जो आपने गूगल मीट पे सबसे फर्स्ट हमारे हाँ, ग्रुप में लिया उसी की था, बात। उसमें मैं ज्वाइन होना चाह रही थी लेकिन ज्वाइन नहीं हो पाई थी, वो मैं और आरती थी। तभी आपको नहीं मालूम है, क्योंकि जब भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं ना, सबसे पहले लग्न, लग्नेश, हम्म। लग्नेश ही कुंडली का हीरो है, उसी की हाँ। बात हो रही है ना। हम्म। लगन कितना स्ट्रांग है, लग्नेश कितना स्ट्रांग है, अगर दोनों बहुत पावरफुल हैं, बाकी कितने भी गड्ढे हों राहों में, वो सब से निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। जमींदार है और जमींदार का बच्चा, वो भी बहुत शिक्षित, पावरफुल, हर तरीके से समझदार है, तो इसका मतलब है उसको अब कोई नहीं रोक सकता है। तो लगन कितना बली है, लग्नेश कितना बली है, पहली बात ये देखें। दूसरे नंबर पे देखें चंद्र कितना बली है, चंद्रेश कितना बली है, चंद्रमा जिसकी राशि में बैठा हुआ है वो डिपोजिटर चंद्रमा का। ठीक है ना। लगन आपका शरीर है, चंद्रमा आपका मन है, तो मन कितना स्ट्रांग है, वो अगर उच्च का है और वो उसका राशि जो है शुक्र है, वो भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब है दोनों तरीके से अच्छा है। मन से भी बढ़िया है वो, तन से भी बढ़िया है, उसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब वो 6 8 12 की कोई दशा आएगी उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही पावर हाउस है। लेकिन अगर वो कमजोर है, लगन पे बहुत पाप प्रभाव है, लग्नेश बेचारा 6 8 12 में लुढ़का पड़ा हुआ है किसी और के साथ, अस्त हो गया, पस्त हो गया, कुछ और हो गया, है ना। अब उसके पास दम नहीं है, अब 6 8 12 में गिर गया तो वहां से निकल ही नहीं पाएगा वो। तो सबसे पहले आप लगन, लग्नेश देखें कि वो कितना स्ट्रांग है, कितने सारे कॉम्बिनेशन में है, अच्छे या बुरे। अच्छे में है तो सारी चीजों को कवर अप करता चला जाएगा, ऐसे समझे।
हम सब दोस्त हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मुझे अगर कोई तकलीफ है तो मैं आप बोल दूंगा मुझे ये तकलीफ है, आप में से कोई मदद कर सकता है, कोई ना कोई आप निकल ही आएगा कि हाँ सर मैं कर देता हूँ। आप यहाँ बोले कि ये तकलीफ है, हम में से इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई निकल ही आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो ये देखा जाता है कि कितना मजबूत हम हैं, मतलब हमारे आज के डेट में सोशल कॉन्टेक्ट कितने हैं कि हम एक दूसरे को मदद कर सकें मुसीबत के समय पे, ठीक है ना। तो वैसे ही लग्न लग्नेश दोस्त जो बोला जाता है कि पंचमेश और नौमेश दोस्त हैं, कई बार दशमेश भी योग बना के बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, ठीक है ना। दोस्त आपका स्ट्रांग है ना। राघवेंद्र जी जहाँ रहते हैं, तरुण जी वहाँ रहते हैं, वहाँ के एमएलए इनके दोस्त हैं, इनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, मौज, है ना। तो ऐसे दोस्त हैं तो फिर क्या दिक्कत है, आपके डीसीपी एसीपी इलाके के वो आपके दोस्त हो जाएं, आपके घर के लोग हो जाएं, फिर आपका स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ गया, ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो वो एक सिंगल लाइनर है कि बाधकेश वहां चला गया, है ना, चर लगन के लिए। अब स्थिर लगन के लिए तो भाग्येश को बाधक बना देते हो आप लोग। अब भाग्येश बाधक हो जाएगा तो कैसे चलेगा। वो सिंगल लाइनर है, आप कुंडली जब देखते हो तो पूरा का पूरा ना सबको मिला के तैयार करके लेके आते हो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो दशा क्या करेगी नहीं करेगी, ठीक है ना, ऐसे समझिए। जी रक्षा जी आपका कोई क्वेश्चन। सर एक मेरा सवाल था ना सर, जी जी चंदन जी कहें। कि जैसे नीच भंग राजयोग बताया आपने। जी जैसे एक मेरे पास एक कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में बुध मीन राशि में, बुध मरकरी हाँ मीन राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है। और वो वक्री भी हो सकता है सूर्य के साथ, और अस्त भी हो जाता है। अगर सूर्य वहीं बैठा है नहीं तो हो वक्री भी जाता है कि हो गया है ये बताइए। हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो एक गया है। मिनट, कुंडली का डिटेल दीजिए, मैं वो कुंडली बना लेता हूँ ना, फिर उसी को दिखा देता हूँ। हाँ, मेष लगन की कुंडली है। डिटेल है आपके पास कुछ। हाँ, डिटेल बता देता हूँ। मेष लगन की कुंडली में आपका कर्क राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और 12वें घर में। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस कुंडली का डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ। वो तो मेरा ही है। चलो आप यहाँ पे डिस्कस मत करो उसको, ठीक है। नहीं, लेकिन मैं ये बस वो जानना चाह रहा था कि अगर नीच भंग राजयोग में जैसे कोई प्लैनेट वक्री और अस्त दोनों हो गया, वक्री वक्री और और अस्त अस्त दोनों हो दोनों, गया, बुध को आप बोल रहे हैं कि अस्त हो गया, ठीक है ना। वक्री भी है वो। देखें वक्री होने का मतलब आप समझे कि क्या होता है। कौन से लगन की कुंडली बताया आपने। मेष लगन की। मेष लगन की कुंडली है ना। तो बुध जो है आपका तृतीयेश और षष्ठेश हुए, ठीक है ना, हाँ, और बैठे हुए मीन राशि में 12th हाउस में। 12th हाउस में, और कर्क का गुरु उसको 9वें दृष्टि से देख रहा है वहां पर। हाँ तो एक एक तो पहले तो ये समझिए कि वो विपरीत राजयोग में चला गया, 6th हाउस 12th में, है ना। हाँ, हाँ, हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन गया। वक्री हाँ, हो जाने का मतलब है कि पावर बढ़ जाना, किसी भी प्लेनेट का सिंपल मतलब ये है, वक्री हो गया का मतलब है उसका पावर बढ़ गया। मारुति 800 का इंजन निकाल के उसमें 1200 का सीसी का इंजन फिट कर दिया आपने, अब वो एकदम बेतहाशा दौड़ेगा, एक्सीडेंट भी करा सकता है, ठीक है ना। वक्री होने का मतलब है पावर बढ़ जाना। और अब वक्री ग्रह की विश्वसनीयता पे हमेशा संदेह रहता है, क्या रहता है, उसका स्ट्रेंथ है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो दे सकता है, देगा कि नहीं देगा ये कहना बहुत मुश्किल है। वक्री ग्रह वही है कि आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर दिया, आया डोरबेल दबाया, और जब आप सामान लेके निकले तो वो अपना आपका सामान लेके वापस जा रहा है, वक्री हो गया वो। आप कह रहे दे दो, बोला अब तो मैं जा रहा हूँ, आपने समय पे दरवाजा क्यों नहीं खोला, है ना। तो वक्री में थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है कि उसका पावर हुई है, लेकिन नियम फिर ये भी है कि शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाए तो, आपकी कुंडली के शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाए तो अच्छी स्थिति है, और अशुभ ग्रह वक्री हो जाए तो ठीक नहीं है, आपके दुश्मन का पावर बढ़ जाए तो गलत बात है, ठीक है ना, और आपके वह लिए खतरा है। अस्त भी हो गया। देखिए सूर्य के साथ उसको अस्त नहीं मानते हैं, इस पे बड़ा विवाद है, क्योंकि 80% टाइम तो सूर्य के साथ ही घूमता रहता है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, बल्कि वो बुधादित्य योग बन जाता है कई बारी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है, ठीक है। सप्तम के स्वामी का 12th में जाना थोड़ा ठीक नहीं है, अस्त हो गया वो भी ठीक नहीं है, वक्री हो गया तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तम का स्वामी अगर वक्री हो जाए
वक्री, तो इसका मतलब है कि सप्तम भाव क्या है आपका, विवाह का है। सप्तम भाव का स्वामी क्या है, विवाह का सर मैनेजर है। सप्तम सप्तम कैसे षष्ठेश वो तो है, छठे सॉरी सॉरी, षष्ठी षष्ठेश षष्ठी से। है ना। मेष लगन की कुंडली में भूल ही जाता हूँ, है ना। मेरे को हमेशा याद आ जाता है कि आपने मीन लगन का बताया, जबकि आपने बोला मीन में बैठा हुआ है, भूल ही जाता हूँ मैं, हाँ है ना। लेकिन फिर और भी बहुत सारी चीजें देखनी होगी। लग्नेश क्या कर रहा है, चंद्रमा का क्या पोजीशन है, भाग्येश की क्या स्थिति है ना, पूरी मान चीज। ली लग्नेश, सर लग्नेश भी वही बैठा हुआ 12वें घर में। चलो अपनी कुंडली को यहाँ मान नहीं डिस्कस करो अभी आप, ठीक है नहीं, ना। मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि अगर नीच भंग राजयोग बना, तो अगर वहां पे बुध अगर अच्छा रिजल्ट देगा, तो फिर वाणी की समस्या भी देगा, विवाद भी ज्यादा देगा, तो फिर वो विपरीत राजयोग कैसे बना? ज्योतिष भी बना रहा है ना, ज्योतिष भी बना रहा है ना, मोक्ष स्थान में बैठ के आपको, है ना। हाँ नहीं, वो एक्चुअली देखिए, जब आप नीच भंग राजयोग का डिस्कशन हो तभी मैंने वो फाइंड किया कि वहां पे बकरी हो गया, अस्त भी हो गया, और लग्नेश भी वहां बैठ गया। लग्नेश अपने से 12वें में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। नहीं देखिए, इन जनरल अच्छा नहीं माना जाता है। हर हर जो स्टेटमेंट सिंगल लाइनर स्टेटमेंट में है ना, वो इन जनरल है कि साधारणतया अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के कारण वो बदल जाता है। अच्छा नहीं माना जाता है, पहले ये माना जाता था कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी, दिक्कत रहेंगी, कुछ कुछ रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। अभी क्या है, दूसरा बात ये है, और सिक्स हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है, वो भी ठीक नहीं है। रोग व्याधि की संभावनाओं के साथ है 12th हाउस में, कि आपको डॉक्टर के पास दौड़ते रहना पड़ेगा। एक मतलब ये भी हो सकता है कि 6th हाउस का लॉर्ड है, वहाँ बैठा हुआ है, उसके साथ है। दूसरा ये हो सकता है कि बुध जो है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अब पढ़ेंगे तो किस किस चीज़ का कारक है वो, आपके स्किन का कारक है, आपके नर्व सिस्टम का कारक है। इससे रिलेटेड कोई इश्यूज आपको हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। इसकी जब उनकी दशा अंतर दशा चलेगी, स्किन से रिलेटेड इश्यूज को लेके आप डॉक्टर के पास घूमते रहोगे, ये ठीक ही नहीं हो रहा है, बड़ा लंबा चल रहा है, वगैरह वगैरह, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो, आप ये देखिए कि बुध जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेनेट है नहीं, बच्चा है वो, ठीक है ना। और आपने बोला कि उसको गुरु देख रहा है जी, है लेकिन ना। मुझे कभी हेल्थ इशू नहीं आया कभी भगवान हेल्थ की इशू दया से। नहीं, कभी नहीं है, मतलब अभी 45 साल का हो गया, कभी स्किन से कोई हेल्थ रिलेटेड इशू कुछ। नहीं है। कुछ भी इसके, थोड़ा सा चलिए, चेहरा सा पे थोड़ा सा हल्का सा, जैसे फोrehead के पास होता है ना, हल्का सा काला सा हो जाना, बस चलो वही वो, एक इशू, बाकी हाँ वो कुछ तो कभी कभी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसा है कि कोई लॉन्ग रन टर्म तक आपका कोई नहीं, कभी नहीं, स्किन से रिलेटेड इश्यूज नहीं चला तो कभी नहीं। बढ़िया है। कोई दशा वशा नहीं चली, या बुध की चली भी नहीं, होगी, है बुध ना। की दशा चली है, शनि की दशा में ही जन्म है मेरा, क्योंकि चंद्रमा भी कर्क का ही है। चलें, कोई बात नहीं है चंदन जी। अभी अपनी कुंडली को यहाँ कोई डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि ये क्लास है सर ना। क्लास में सर एक अरिष्ट योग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी पूछें। तो यूजुअली बोला जाता है कि लग्नेश अगर 8th हाउस में चला जाए, या सूर्य चंद्रमा भी, या 8th हाउस लॉर्ड भी लगन में आ जाता है, तो वो हम्म अरिष्ट योग हो जाता है ना? हम्म, तो सर किसी एक जन का मैंने ऐसा चार्ट देखा था, धनु लगन है। आप मेरे को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करिएगा यहाँ पे। धनु हम्म लगन है, ठीक है। जुपिटर जो है वो 8th हाउस में जाकर के उच्चिका हो गया, हम्म और 8th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा भी जो है वो लगन में आ गया, और हम्म लगन में राहु के साथ है, 7th हाउस में केतु। लेकिन उस बच्चे को कभी ऐसा जीने मरने का नौबत नहीं आया, मतलब भगवान की दया से उस बच्चे का लाइफ अच्छा ही चल रहा है। आज के समय में 32 ईयर्स के है। तो यहाँ भी एक मेरे को अरिष्ट समझ में नहीं आया। दिखने में तो लग रहा है कि अरिष्ट है। अब लग्नेश 8th हाउस में चला गया तो लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स होने चाहिए, लेकिन वैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब हम लोग कैसे समझे? कहाँ? हाँ, धनयोग उसके चार्ट में बहुत अच्छा है, ठीक है। 9th हाउस में 9th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड प्लस 5th हाउस 7th हाउस लॉर्ड भी बैठा हुआ है, तो धनयोग है। 2nd हाउस में शनि वक्री है, मतलब मकर राशि में। तो यहाँ पे अरिष्ट योग तो है, लेकिन फिर वो उस बच्चे को तकलीफ कैसे नहीं हुई? देखिए, अष्टम भाव हमेशा आप लोग देखते हैं मृत्यु का भाव है ना। मृत्यु का है, फिर आयु का भी है ना। ये भी देखिए, जो जहां से आप प्लस देख रहे हैं वहीं से माइनस देखेंगे। 4th हाउस सुख का है, तो दुख भी तो वहीं से दिखेगा, है ना। जहां से जो चीज प्लस देख रहे हैं, दिन है तो रात भी तो यही है ना। तो वही देखिए, 11th हाउस आय का है, तो फिर हानि भी, लाभ की संभावनाओं देख रहे हैं तो पता चला कि वहां पे हानि भी हो सकती है। 2nd हाउस धन का है, धन आएगा लेकिन धन जा भी सकता है, अगर 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, राहु वगैरह, इन सब का कॉम्बिनेशन है, धन जा सकता है ना। तो अष्टम भाव मृत्यु का है, तो आयु का भी है। शुभ ग्रह वहां पे लग्नेश वहां चला गया, उच्च का होके चला गया,
ठीक स्थिति है। शनि देख रहा है तो कभी कोई दिक्कत होगी बाद में, है ना, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि द्वितीय से मार्केश है और वो उस लग्नेश को देख रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु चला गया तो वहां पे वो थोड़ा सा आध्यात्मिक हो सकता है ना, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है बढ़िया वाला, कुछ अच्छा काम कर सकता है, इन सब की इसमें संभावना। कुछ इसमें कह रहे जो अरिष्ट योग जैसे स्नेहा जी ने पूछा, तो हमें जैसे आपने शुरुआत में बाल अरिष्ट योग भी बताया कि 6 8 12 में जैसे कोई जन्म का मान लीजिए चंद्रमा चले जाए। लेकिन हम मान लीजिए कि जैसे कुंभ लगन है, उसमें छठे भाव का मालिक ही चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा वहां के बैठ जाए, लेकिन कहाँ आके ऐसी बैठ गए? कुंडली छठे भाव में बैठ जाए, जैसे कर्क अपने ही घर में? कर्क हाँ, कुंभ लगन हो, कर्क राशि हो जैसे कि, और उसमें ये है जैसे आपने बुध का बताया अभी, तो जैसे मान लीजिए बुध उसमें पंचम का और अष्टम का मालिक है और जाके लगन में बैठ जाए। हम्म। जैसे अष्टम का मालिक लगन में बैठ गया, छठे का मालिक छठे में है, तो ऐसा जो जातक बचपन में देखिए, होगा, मतलब बीमार ज्यादा रहेगा फिर। नहीं, हाँ सुने, एक मिनट, ये समझे, थर्ड, फिफ्थ और एर्थ हाउस का लॉर्ड है, तो फिफ्थ हाउस त्रिकोण भाव है, अष्टम भाव सम भाव है, ठीक है ना। जी जी, संभव है। केंद्र का जो है 4 7 10 संभाव है और 2 8 12 संभाव है, 3 6 11 अशुभ है, 1 5 9 शुभ है, ठीक है ना। तो 6 भाव तो आपके सम ही है, न्यूट्रल जी है ना। जी अब वो एक हाउस न्यूट्रल सम भाव का स्वामी है, एक पंचम का शुभ भाव का स्वामी है, तो वो शुभ हो गया और वो लग्नेश का मित्र है ना, दोनों आपस जी में मित्र हैं। जी। तो और बैठा कहाँ पे जाके, तो एक तो वो ठीक करेगा क्योंकि वो लग्नेश का मित्र है, पंचमेश भी है, अष्टमेश ले, भी है, ठीक लेकिन है। मतलब जैसे ऐसा जातक है जिसकी कर्क राशि है, मतलब सॉरी, जैसे छठे में ही चंद्रमा है और छठे का ही मालिक है। हम्म। जैसे बाल अरिष्ट योग हमें भी अभी पढ़ाया जा रहा था, बाल अरिष्ट योग अभी पिछली 2 क्लासेस में पढ़ाया गया। तो जैसे कि छठे का मालिक चंद्रमा बनता है या अष्टम का मालिक चंद्रमा बनता है और उसी घर में बैठा है, या चंद्रमा अपने ही 12वें घर का में बैठे। मालिक, हाँ, तो वो भी बाल अरिष्ट करेगा मतलब। तो बालारिष्ट योग हुआ, लेकिन डिपेंड कीजिएगा जब बालारिष्ट का क्या होता है ना, कि जब आपको ये भी देखना होगा कि जब वो पैदा हुआ उस समय उसकी क्या क्या दशा मिली, अशुभ ग्रहों जी की दशा मिली, अशुभ भाव के स्वामियों की दशा मिली, तो वहां पे संभावना है कि दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी मैंने जब उन्होंने बाल अरिष्ट बताया, तो हमारी क्लास में कई लोग, मतलब कई का कोई भी नहीं पकड़ पाया था उसको। तो मैंने जो जैसे उसमें पढ़ा, तो उसमें ये बताया गया कि मतलब इन जनरल, जो जैसे आप इन जनरल वर्ड यूज करते हैं कि छठे 8वें 12वें का चंद्रमा जो होता है तो आयु कम करता है। ऐसा भी नहीं है हर बार मतलब इंटरनेट पे ऐसा लिखा हुआ था, तभी मैंने आपसे स्पेसिफिकली इंटरनेट पे पूछा। मत पढ़िए कभी, जब भी पढ़े राव साहब की बुक पढ़े, इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी लिख देता है, ठीक है ना। सर जी जी। लेकिन ये भी तो बोला गया है, अब इसको कितना माने कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता? क्या ये सही है? आप तो इतनी प्रेडिक्शंस भी करते हैं, तो आपने कुंडलियों में देखा होगा, क्या मतलब वही ये सर, सही कंफ्यूजन है बहुत या सारे हैं। गलत है? सुने सुने हाँ, सुने माने कि नहीं माने? सुने, मैं अभी क्या बोला आपने सुना नहीं। 3 भाव, जब भाव की हम व्याख्या करते हैं, 3 भाव हमेशा शुभ हैं, 1 5 9, 3 भाव अशुभ हैं, है ना, और 6 भाव सम हैं। तो 4 7 10 सम है, 2 8 12 सम भाव हैं, ठीक है ना। सम है, न्यूट्रल हैं, उसके उसके हाउस के लॉर्ड न्यूट्रल हैं, उसकी दूसरी जो राशि होगी, सूर्य चंद्रमा की तो दूसरी राशि है नहीं, उसकी दूसरी राशि होगी, वो कहाँ बैठी है, वो डिसाइड करेगा कि वो प्लेनेट शुभ है कि अशुभ है। जैसे अभी तरुण जी ने बोला बुध के बारे में, दूसरी राशि पंचम भाव त्रिकोण है, वो शुभ है, वो लग्नेश का मित्र है वो, ठीक है, तो वो शुभ है, अशुभ नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा सूर्य चंद्रमा की एक ही राशि है और वो समभाव की राशि है, तो सूर्य चंद्रमा को अ, अष्टमेश और द्वादश होने का दोष नहीं लगता है, वो बैठा कहाँ है, किसके साथ बैठा है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि हाउस जो है वो न्यूट्रल हाउस है और एक ही हाउस है वो, सूर्य चंद्रमा की एक ही राशि है, वहाँ उसकी पड़ गई तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल हाउस है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए नहीं लगेगा। दूसरे प्लैनेट्स को इसलिए लग जाता है क्योंकि उनकी 2 राशियां होती हैं, एक अष्टम का एक असुर का, हो गया खत्म कहानी उसकी, है ना। ये है, ऐसे याद रखिए। सर एक अलग सा क्वेश्चन है, शायद सबको अजीब लगेगा, मैं पूछ रही हूँ। जैसे जब कोई दशा चलती है, अंतर किसी ग्रह की दशा चल रही है, तो ऐसा भी होता है कि उससे रिलेटेड जो गॉड है उसके प्रति हम समर्पित होना शुरू हो जाते हैं? एक तो जितने भी साथी हैं यहाँ पे मैक्सिमम ने कैमरा ऑफ किया हुआ है, ये ठीक बात नहीं है। जब कोई परिचर्चा चल रही हो तो आप लोग को भगवान ने सुंदर शक्ल जरूर दे के भेजा है, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। जब मैं अपनी ऐसी शक्ल लेके आप लोग के सामने आ सकता हूँ तो आपकी शक्ल जरूर माशाल्लाह मेरे से तो बेहतर होगी, इतनी उम्मीद मैं करता हूँ। तो अपना, है ना, चांद से मुखरे को ऐसे ना छुपाइए, है ना, जितने भी साथी हैं।
अब चाहते हैं कि कोई नजर ना लगा दे, लगा रहा है, इसलिए उसे छुपा कैमरा रखे हैं, तो लगाता फिर हूँ। अब क्या कहें। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मान लीजिए कोई महादशा जब हमारी चेंज होती है, हम्म। तो उससे रिलेटेड जो ईश्वर को जोड़ते हैं, जैसे चंद्रमा से शिव जी को जनरली जोड़ा जाता है, हाँ तो ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए वो दशा चली तो हम उस ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण शुरू होता है या अपने आप उसकी तरफ पूजा पाठ करने का मन करता है, हमें नहीं भी पता है तो? हाँ, नहीं भी पता है तो क्या होता है ना, जैसे जो ग्रहों की दशाएं चलती है वो आपके नेचर को बदल देती है। चंद्रमा की दशा चलेगी, गुरु की दशा चलेगी तो बड़े उदारवादी हो जाओगे, लेट गो करने की टेंडेंसी हो जाएगी, अच्छा ये छोड़ो, ले जाओ यार, खत्म, है ना। मंगल की दशा चल जाए, हैं ले जाएगा, ऐसे कैसे, इधर आओ, है ना। तो वो आपको फाइटर बना देगा, वो अंदर आपके अंदर वो जज्बा जगा देगा, ऐसे कैसे। गुरु की दशा आएगी, ये ले जाओ, कोई बात नहीं, वो अच्छा ठीक है, ये भी ले जाओ, बड़े परोपकारी हो जाओगे, है ना। तो दशा जैसे जैसे आती है ना, वो आपका इम्पैक्ट आपके जीवन पे डालती है। अभी मैं पीछे बता रहा था ना आप लोगों ने शायद 10-15 मिनट पहले, कि जैसे मैरिज काउंसलिंग कर रहा होता हूँ और किसी हस्बैंड वाइफ का या जो लोग रिलेशन में हैं, उनका टूट रहा होता है, वह कैसे क्या करना है ना। तो उनकी कुछ दशाएं ऐसी चल रही होती हैं, शनि केतु की मान लो दशा चल गई, सप्तम भाव में दोनों बैठे हुए हैं किसी भी तरीके से, तो वो रिलेशन को डैमेज करेंगे, पक्का करेंगे, है ना। उनकी दशा कब खत्म हो रही है तब तक आप थोड़ा सा शांति बरकरार रखिए। केतु के बाद वैसे ही शुक्र आ जाएगा, चीजें बेहतर होने लग जाएंगी अपने आप, है ना। तो वो जो प्लेनेट आपके आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, वो अपना इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेंगे डालेंगे, आप बच नहीं सकते हो। एस्ट्रोलॉजी आपको इसी में मदद करता है कि ये चीज आपके साथ अब अच्छी होगी तो आप प्रयास करके ले लो, ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, उस चीज को आप समझ गए तो उसको होल्ड करो, उस पोजीशन को, ठीक है ना। ये सब बातें हैं। तो आज 10 बज गए, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है काफी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन सर किए। एक चीज पूछनी थी मुझे। जी जी जी, नीलम जी। सर जैसे आपने नीच भंग का राजयोग के बारे में बताया, और जी सपोज कोई ग्रह नीच का है, उसका नीच भंग भी नहीं हुआ, और वो नवांश में भी 3, 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए, जी। चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, दोनों को फिर किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे? फिर पूरी तरह उसकी खराब? फिर उससे आप कोई उम्मीद नहीं कीजिए, उसका जो दूसरा पार्टनर है, जो या तो महादशा नाथ है या जो अंतर्दशा नाथ है, ठीक है ना। चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, मतलब अशुभ हो गया थर्ड उसका 3, 6, 12, उसकी निजता भंग नहीं हुई ना, तो उसका स्ट्रेंथ मतलब वो तो बहुत बढ़ कम जाएगा होगा। ना सर? नहीं नहीं, मर नहीं जाएगा। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। नीचता बढ़ जाएगी ना फिर सर, जो अगर कोई अशुभ ग्रह है, सपोज मंगल है या कुछ है, वो 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए नवांश में जाके, तो फिर वो अपना मंगल मतलब तो उसी। मंगल को तो ऐसी जगह पे ही बैठना चाहिए, 3, 6, अच्छा। 11 में ही मंगल बैठे तो बेहतर करता है। मंगल क्या है, फाइटर है। उसको हाँ। खाली बिठा दोगे, सैनिक को अगर खाली बिठा दोगे, बेचारा आक्रमण क्या करेगा। दोस्त के घर में वो अपना क्या दिखाएगा, वो तो दुश्मन, वो फौजी है ना। उसको तो युद्ध हम्म। के मैदान में भेजो, वही बताएगा कि मैं क्या चीज हूँ, तो इसीलिए उसको 3, 6, 11 में उसको अच्छा माना गया है। और फाइटर को शुक्र वही जगह पे। बृहस्पति, जी जी। शुक्र और बृहस्पति अगर 3, 6, 8, 12 में नवांश में बैठ गए, नीच के होके, नीच थे लगन में, और नवांश में 3, 6, देखिए 8, 12 में ऐसे बैठ गए। नहीं, सुने सुने नीलम जी, आप लोग अपने अपने चार्ट का ना थोड़ा थोड़ा पार्ट बता रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। पूरी कुंडली देखने में पता चलेगा, आपने एक ग्रह का बता दिया, बाकी नहीं सर, मैं प्लैनेट तो क्या सिर्फ कर रहे हैं। नीच भंग का पूछ रही हूँ। जैसे कोई नीच भंग योग है, हाँ, नीच भंग नहीं हुआ, वो नीच का ही है लगन कुंडली में, उसके बाद वो चाहे शुभ है, चलो अशुभ का तो मुझे समझ आ गया कि अशुभ अगर 3, 6, 8, 12 में बैठेगा तो वो वहां पे अच्छा ही करेगा नवांश में जाके। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है, नीच है लगन में, और वो 3, 6, 8, 12 में बैठे नवांश में, तो फिर वो मतलब उससे कोई उम्मीद नहीं की जाएगी, फिर ये आप कहना नहीं है? आप ये देखें कि वो कहाँ का लॉर्ड होके नीच का हो गया। अगर वो 6, 8, 12 का लॉर्ड होके नीच का हो गया तो 6, 8, 12 आपके शत्रु में, ठीक है ना। वहां पे आप 6, 8, 12 में आप जाके गिर जाओ, या 6, 8, 12 के लॉर्ड आपके घर में आ जाएं, तो आपके लिए दिक्कत की स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर कमजोर हो जाएं, आपके शत्रु आपसे कमजोर हो जाएं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर दोस्त आपके कमजोर हो जाएं तो दिक्कत है, कि मदद तो वही करेंगे ना, अब पता चला आप ही हम्म। उनकी मदद करने चल पड़े हो। तो अगर जो नीच का हो गया तो कहाँ का स्वामी नीच का है। शत्रु अगर नीच का हो गया तो आपको खुशी होनी चाहिए, है ना। ठीक। तो ये देखा जाएगा कि नीच मतलब का, वो जिस घर में वो बैठा है, वो उसका शत्रु है, मित्र है या सम है, वो चीज पहले देख के हम। सबसे पहले जन्म कुंडली में देखिए कि उस कहाँ की लॉर्डशिप उसको मिली है। 6, 8, 12 के स्वामी है, नीच के हैं, तो ठीक है, आपका शत्रु कमजोर है ना। ठीक 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 ठीक।
और वो जाके उधर भी नीच का हो गया तो उसकी बहुत अच्छी बात है, उसकी जो है स्ट्रेंथ और कम हो गई। तो जब उनकी दशा अंतर दशा चलेगी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसका मतलब एक ये भी है। ठीक है ना। ठीक ठीक है ठीक है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही सीखा जाता है, ऐसा नहीं है, जी मैं भी ऐसे ही सीखा था। और करते करते आता है, करते करते जी आता है, और आपके ऐसे ही हैं। धीरे 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 एक एक आपके जो है डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, आप लोग आपस में डिस्कस करते रहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत एक चीज नहीं। पूछे मयंक सर, ठीक है सर। जी जी। जैसे आपने भी बताया था ना कि राव साहब ने एक कुंडली में जगजीवन राम की और इंदिरा गांधी की, हाँ जी। तो उसमें मैंने एक जगह पढ़ा था कि भारत का प्रधानमंत्री वही बनता है जो भारत की दशाओं से उसकी दशाएं मैच करती है। सब कुछ देखना पड़ता है, और फिर दो लोगों का चार्ट है ना, दो लोगों का चार्ट, दोनों में से किसका चार्ट ज्यादा पावरफुल है, पहली बात ये। ठीक है ना। हाँ पहली बात ये है कि चार्ट किसका पावरफुल है, उस समय जो दशा अंतर दशा चल रही है वो किसकी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है ना। तो जब भी अब एक ही पोजीशन के लिए दो लोग फाइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों का चार्ट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आप देख पाओगे कि उस हाँ, दोनों जैसे में से कौन निकलेगा। जैसे मोदी जी की दशाएं भारत की दशाएं से मिल रही है और उनका चार्ट भी काफी प्रोमिनेंट है। बाकी और किसी की भी नेताओं, जितने भी हमारे राजनेता है, उसमें से किसी की अभी दशा तो और सुने 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 चंदन भाई, अभी तो बिना मोदी जी का चार्ट और बिना राहुल गांधी का चार्ट के भी आप बता सकते हो कि मोदी जी ही हैं और कोई है ही नहीं उनके नहीं आसपास। नहीं सर, ठीक है वो नहीं, मतलब जैसे ना। एक मतलब जो पढ़ा है हमने आर्टिकल्स में, मुझे नहीं, ये वो सही पूछना है, था वो कि सही है, वो सही है, कि लेकिन अपना स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जरूरी है, देश के हाँ, साथ बाद में बिल्कुल मिलाएंगे। बिल्कुल पहले बिल्कुल हमारे बिल्कुल। कुंडली में दम होना चाहिए, हाँ, वो है ना। योग होने चाहिए तभी हो पाएगा। लेकिन जब जब स्टेट लेवल पे देखते हैं, जैसे राज्य के जो मुख्यमंत्री बनते हैं या सुने सुने सुनिए चंदन जी, ये बहुत गुड बात है, ये सब बातें जो आप पूछ रहे हैं ना, ये आचार्य के बाद जब वो आप जाओगे ना रिसर्च में, वहाँ पे ये सब डिस्कस होती है। अभी सीनियर अलंकार में इतने हाई लेवल पे आप ना जाएं, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन बहुत सारे साथी ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप है ना। वन टू वन अगर हमारी आपकी बात होती तो हम इस पे जरूर डिस्कस कर सकते थे, लेकिन पूरे ग्रुप की बात है, और बाकी ग्रुप अगर उपेक्षित महसूस करें तो कहीं से भी ठीक नहीं है। तो जिस स्ट्रेंथ पे जो गाड़ी है उसी स्ट्रेंथ पे चलना पड़ेगा। 2 साल के बाद सब एक ही रहेंगे, है ना। उसके बाद सब लोग एक ही जैसा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, और फिर कल चार्ट को फाइनल एनालिसिस करेंगे। अभी मेरे सेकंड हाफ में तो ये करना था ग्रहों के कारकत्व के बारे में, लेकिन वो स्किप हो गया, और भी कुछ चीज़ें, लेकिन आप लोग को तो मालूम ही है उन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। तो कल मिलते भैया हैं। कल कल जल्दी से रिवाइज कर लेंगे ग्रहों के कारकत्व। कल एक फाइनल कुंडली का पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। जो मेरे पास कुंडली है मैं या तो वो उस पर करूं, या आप लोग सामूहिक रूप से अपनी तरफ से अगर कोई कुंडली दे दें, डिटेल दे दें मुझे उसका, है ना। अपनी कुंडली कोई नहीं देगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अपनी कुंडली का चीरफाड़ करवा रहे हैं तो फिर मैं सब कुछ बता दूंगा कि वैवाहिक जीवन भी खराब है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी, ये सब भी बता दूंगा मैं, आपको अरे सर, दिक्कत हो मुझे कोई जाएगी। दिक्कत नहीं है, मैं तो दे ठीक है दूंगा ना। सर। मैं तो दे दूंगा। नहीं मैं तो नहीं, दे आप चुका नहीं, हूँ। अपनी मैं कुंडली नहीं दीजिए, अपनी कुंडली भारतीय कोई विद्या भवन में मैंने क्लास में दे दिया था अपना कुंडली। नहीं, चलो और ठीक है, दे दिया था। देना चाहिए। वो जो कुंडली मेरे पास है एग्जाम्पल चार्ट है, उसी पे करेंगे, ए टू उससे जेड देखिए, देखेंगे क्या। मेरा जीवन जो है बिल्कुल क्लियर है, कुछ उसमें है ही नहीं कोई बात निकालने नहीं, के लिए। आपकी कुंडली आपके साथी मिलके उसका निकालेंगे पोस्टमार्टम करके क्या क्या आपने छुपा रखा है, थोड़ा इनको और सीनियर हो जाने दीजिए। ये सारा कुछ निकाल के ले आएंगे, कहाँ कहाँ आपने क्या दबा रखा है और किस किस समय में क्या क्या हुआ आपके जीवन में, है ना, सर पता चल जाता है। सर राउत सर एक प्री मैरिज वाला कुंडली चलेगा क्या? जी जी, क्या क्या प्री मैरिज वाला कुंडली है मेरे पास, वो चलेगा क्या? क्या मैरिज वाला कुंडली। 3 शादियों वाली कुंडली नहीं प्रियंबदा मैम सुने ने मांगा था, वो सुने सुने हमने सुने दिया था। सुने सुने 3 शादियों वाली कुंडली, और बहुत सारी कुंडलियां हैं, लेकिन अभी आप लोग जिस स्ट्रेंथ पे है ना, वो एक मैरिज का एक एरिया हो गया। अभी आप लोग को पूरा चार्ट एनालिसिस करने आना चाहिए कि पूरी चार्ट का स्ट्रेंथ क्या है ना। ओवरऑल चार्ट कितनी स्ट्रांग है, किस फील्ड में ज़्यादा स्ट्रांग है, किस फील्ड में कम स्ट्रांग है, कोई चीज़ इन्हांस हो रखा है, कोई चीज़ डाउन हो रखा है ना। किस चीज़ में बेहतर करेगा, किस चीज़ में खराब करेगा, पहले ये सीखिए, ओवरऑल सीखिए। उसके बाद जैसे पूरा पहले आप बाहर से बिल्डिंग देखते हो ना, ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, बिल्डिंग इसी में लेते हैं। फिर जाते हो ना कि ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये मंदिर है, वो बाद में है। तो विवाह उसका एक सिगमेंट है। अभी आप लोग होलिस्टिक अप्रोच लेके चलिए, पूरी कुंडली को कैसे देखते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है।
उसके बाद फिर किसी दिन विवाह पे भी आप लोग के लिए देख लेंगे अगर टाइम मिला तो क्लास, है ना। तो चलिए, एक तो क्या है ना, भारतीय विद्यावन के साथियों के साथ बात करने में ऐसा लगता है ना कि अपने ही हैं, बस समय ही है ना, बात करते चले जाओ, करते चले जाओ, चाहे गला निकल के बाहर आ जाए बोलते बोलते एक ये हमेशा अच्छा रहता है बात करना आप लोगों के साथ। तो चलिए इजाज़त दीजिए, और फिर कल कुंडली को डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, अगर कुछ रह गया कोई और नियम कानून उसको भी देख लेंगे। जितने भी लगभग ये डाउट सेशन ही था आप लोग का लगभग क्लियर हो गया। मैंने वैसे सोचा था कि इसके बाद एक दिन आप लोग का कुछ डाउट सेशन या कुछ भी हो, लेकिन आज ही आप लोगों ने क्लियर कर लिया, ये भी बेहतर है। कल मिलते हैं 8 बजे, ठीक है ना, और उस कुंडली को फिर फाइनली एनालिसिस करते हैं A to Z, क्या है नहीं है, क्या करेगा नहीं करेगा, कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है। और वो कल वाला जो जो हमारा क्लास था, अभी मैं थोड़ी देर में उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, हरे कृष्ण सर। भैया हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, नमस्कार हरे सर। कृष्णा नमस्ते, सर। राम राम। गुड नमस्कार नाइट। सर। खुश रहें, मस्त रहें, नेक कामों में व्यस्त रहें, अपने को भी अच्छा रखें, अड़ोस पड़ोस दोस्त साथी सब माहौल को अच्छा रखें। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। मयंक